हेलो बच्चों, स्टेट बोर्ड की सीरीज चल रही है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। स्टेट बोर्ड की किताब का हर एक पॉइंट डिटेल में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, पॉइंट बाय पॉइंट। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन से मैंने बनाया है। शायद ही इतने बढ़िया प्रेजेंटेशन से तुम्हें यूट्यूब के ऊपर फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर कोई लेक्चर दिखेगा। सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं भी मेरे तरफ से बहुत अच्छे से तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। आखिरी के कुछ दिनों में ये वन शॉट लेक्चर तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको देखने के बाद तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, ये मेरी गारंटी होगी। तो बहुत शांति से चलेंगे, पूरा एक एक डिटेल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये तो 3 से 4 पार्ट में है ये चैप्टर। पहला पार्ट है इसका फ्लूइड का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम प्रेशर की बात करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में सरफेस टेंशन आएगा, मतलब कंटिन्यूएशन में पूरा एक ही लेक्चर में पूरा ये कवर होगा। सेकंड पार्ट में सरफेस टेंशन और तीसरे पार्ट में इसका आएगा फ्लूइड डायनामिक्स एंड लास्ट पार्ट होगा इसका विस्कोसिटी। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये चैप्टर टोटल 4 पार्ट में है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते वन बाय वन। तो देख सकते हो बहुत शानदार तरीके से हर एक पॉइंट मैंने स्टेट बोर्ड का पॉइंट बाय पॉइंट तुम लोगों को सामने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, स्टेट बोर्ड की किताब से पढ़ोगे तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा और इंटरेस्ट नहीं आएगा और चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सेम चीज़ मेरे साथ यहाँ से पढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी किताब और वापस कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सॉलिड होते क्या है? सॉलिड जिनको डेफिनेट शेप होता है, शेप एंड साइज होता है, और अगर हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो अपना शेप एंड साइज वो वापस रिगेन करने की टेंडेंसी भी रखते हैं। तो उनको फिक्स्ड शेप होता है, उनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। इवन इफ मतलब फिक्स शेप एंड वॉल्यूम उनको होता है, अगर हम फोर्स लगा देंगे तो वो बॉडी का शेप एंड साइज चेंज होगा और वो वापस रिगेन करेंगे, मतलब वो शेयर स्ट्रेस को अपोज करते हैं। तो सॉलिड्स शेयर स्ट्रेस को अपोज करते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, ये थोड़ी बहुत बेंड होगी और वापस अपना शेप एंड साइज रिगेन करेगी, मतलब इसने इस शेयर स्ट्रेस को अपोज किया है। उनको इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है। वेरएज इस चैप्टर का जो हीरो है लिक्विड एंड गैसेस, उनको अपना डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने से अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाते, मतलब ये शेयर स्ट्रेस को अपोज नहीं करते। जिस कंटेनर में डाल देंगे उसी कंटेनर का ये शेप ले लेते हैं। तो इनकी रिजिडिटी हो जाएगी काफ़ी ज़ीरो या कम। वो फ्लो होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो डिफॉर्म होके उसी डायरेक्शन में वो फ्लो होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड सर? तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जो इजीली फ्लो होता है। जैसे हवा है, हवा फ्लो होती है, पानी है, पानी। सो लिक्विड और गैस को मिला के हम फ्लूइड कहते हैं, जो फ्लो होते हैं। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। जो फ्लो होगा वो फ्लूइड होगा अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हमें 3 स्टेट ऑफ मैटर पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड 4th स्टेज होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ गैस, आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। बेसिकली गैस को हम ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो गैस का आयोनाइजेशन होता है एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, उसकी हमें बस एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो हमने बता दी। हमें इस चैप्टर में लिक्विड और गैस के साथ डील करना है, प्लाज्मा के साथ हमें डील नहीं करना है। ठीक है, चलो तो अपन इसको अभी डिटेल में चलते हैं। फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड जो फ्लो होता है। अभी हम बात करेंगे आइडियल फ्लूइड की। व्हाट इज मीन बाय आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड जानने के लिए हम सिंपल कुछ अजम्पशंस लेते हैं। आइडियल फ्लूइड मतलब फ्लूइड के कुछ अजम्पशंस हैं जो कि ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो किसको हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे? जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्या होगी वो पहली प्रॉपर्टी? इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो फ्लूइड को हम दबाएंगे तो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो हमारा आइडियल फ्लूइड हो सकता है। अगर कंप्रेस नहीं होगा मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मास तो चेंज होता नहीं है, तो मास बाय वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी कांस्टेंट, डेंसिटी वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। वो इररोटेशनल होना चाहिए, जब वो फ्लो होगा स्मूथ फ्लो होगा, एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, कर्ल नहीं होना चाहिए उसका जो फ्लो है, दैट इज इररोटेशनल होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। आगे और डिटेल में डिस्कस होगा व्हाट इज मीन बाय इररोटेशनल।
विस्कोसिटी उसकी काफी कम होनी चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे शहद काफी गाढ़ा होता है, तो हनी इज नॉट एन आइडियल फ्लूइड, पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए। तो विस्कोसिटी अपन देखेंगे इसी में लास्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। तो इट शुड बी नॉन विस्कस, नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, मतलब जब वो फ्लो होगा तो गाढ़ेपन से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाते हैं तो फ्लो स्लो पड़ जाता है, फ्रिक्शन पड़ जाता है एक दूसरे के ऊपर, वैसा नहीं होना चाहिए। और फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका जो पोजीशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट चेंज होना चाहिए। तो उसकी वेलोसिटी एट ईच पॉइंट कैसे होगी, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इसके अजम्पशंस हुए। व्हाट इज मीन बाय आइडियल फ्लूइड, तो तुम पूछा तो ये 4 पॉइंट तुम्हें लिखने हैं। चलो अभी अपन इसके सॉलिड वर्सेस फ्लूइड का एक कंपैरिजन करते हैं, जो हालांकि हमने ऊपर बता ही दिया था। जैसे कि किसी सॉलिड को हम फोर्स लगाते हैं, लेट्स से कि इस सरफेस के, ये वाला सरफेस दिख रहा है हमें, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो ये टेढ़ा हो जाएगा, मतलब इसका शेयरिंग हो जाएगा। ये क्या करता है, सॉलिड बॉडी इस शेयर स्ट्रेस को अपोज करेगा, उसको ही रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सॉलिड अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन वेरएज लिक्विड रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। लिक्विड क्या क्या है, एक बार हम किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होते रहेगा, तो इसलिए ये शेयर स्ट्रेस को झेल नहीं पाते, ये फ्लो हो जाते हैं। सो आइडियल फ्लूइड कैन ओनली बी सब्जेक्टेड टू, आइडियल फ्लूइड किसको कहेंगे, जो सिर्फ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब सब्जेक्टेड टू नॉर्मल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको अपन प्रेशर कहते हैं। तो फ्लूइड के ऊपर अपन क्या लगा सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस से वो क्या हो जाता है, अपना शेप एंड साइज चेंज कर देता है। कौन सा स्ट्रेस उनके ऊपर हम लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा सकते हैं अपन, या उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं। फ्लूइड की शेयर मॉडुलस हम कहेंगे वो क्या होगी, 0 होगी। फ्लूइड की शेयर मॉडुलस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर पाते। रियल फ्लूइड किसको कहेंगे, जो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेंगे एक्सटर्नल फोर्स को। एयर हो गया, वाटर हो गया, फ्लोर कनिक हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मोल्टन लावा होगा, ये एक्चुअल के अपने रियल में जो एग्जाम्पल है वो थोड़े बहुत प्रमाण में वो रेजिस्ट करते हैं। लेकिन आइडियल फ्लूइड है बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा, इनकम्प्रेसिबल रहेगा, और उसका फ्लो कैसा रहेगा, लैमिनार रहेगा, ठीक है। चलो डिटेल में आगे समझेंगे वो सभी बातें। अभी यहाँ से धीरे धीरे ये चैप्टर ग्रिप पकड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। हम अभी फ्लूइड रेस्ट में है, मतलब हाइड्रो, मतलब जनरली वाटर को हाइड्रो भी कहते हैं अपन, फ्लूइड रेस्ट में, वाटर रेस्ट में है, और उसकी प्रॉपर्टी को हम जानेंगे। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड रेस्ट पे, फ्लूइड रेस्ट में, और उसकी प्रॉपर्टी को हम जानेंगे, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी हम देखेंगे, तो डू नॉट अपोजेस द डिफॉर्मेशन, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, हम अगर फोर्स लगा देंगे तो वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो डिफॉर्म को अपोज नहीं करता है, शेप चेंज ही हो जाता है परमानेंटली। एबिलिटी टू फ्लो, तो किसको कहेंगे, फ्लूइड को, जो फ्लो करने की एबिलिटी रखता है, मतलब फोर्स लगाने के बाद वो मूव हो उस डायरेक्शन में। एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, तो फ्लूइड क्या करता है, किसी भी कंटेनर में डाल देंगे तो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। सराउंडिंग फ्लूइड एक्सर्ट इक्वल नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस, DA। तो हम यहाँ पे अभी एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, उसके रिलेटेड ये पॉइंट है। तो किसी सरफेस, मतलब किसी कंटेनर के अंदर अगर हम लिक्विड डाल देंगे, कोई कंटेनर का एरिया कंसिडर करते हैं, ये DA उसका एरिया है, तो ये जो लिक्विड है उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो अगर छोटा एरिया है तो DA लगाएंगे, तो फोर्स जो अप्लाई करेगा फ्लूइड वो DF से हम दिखाएंगे। और फिर हम अभी यहाँ से प्रेशर की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस्ड करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय प्रेशर, दैट इज द नॉर्मल फोर्स, जब अभी बात कर रहे थे, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट। नॉर्मल का मतलब क्या है, समझो ये कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर अपन ने फ्लूइड डाल दिया, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस कंटेनर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लूइड फोर्स लगाता है। सो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, और फ्लूइड कैसा था जब फोर्स लगा रहा था, रेस्ट में था, अपॉन मतलब पर यूनिट जिस सरफेस पे उसे रखा गया था, या जिस कंटेनर के अंदर वो है उस कंटेनर का एरिया। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बाय द फ्लूइड इज नथिंग बट द प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन, यूनिट न्यूटन,
और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने स्ट्रेस का यूनिट देखा था, वो भी यही रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल कहते हैं जिसको, जिसके डायमेंशन में होगा m1 l-1 और t-2। जैसे कि तुम्हें डायमेंशंस निकालने के लिए फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करते आना चाहिए। जैसे कि न्यूटन है, फोर्स इक्वल टू होता है ma, तो न्यूटन इज नथिंग बट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर हटा दिया, सो ये हो गया kg मीटर सेकेंड रेस टू 2। तो m1 आ गया, l-1 आ गया, और t आ गया हमारा -2। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो क्या समझा हम, व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? फ्लूइड इज नथिंग बट, लिक्विड को भी फ्लूइड कहेंगे हम, और गैस को भी फ्लूइड कहेंगे, कि जो फ्लो होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। साइड में 2-3 पॉइंट याद रखेंगे हम। प्रेशर के दूसरे भी यूनिट होते हैं, जैसे कि बार होता है, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 1 बार। सो एक बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तुम इसी को पास्कल भी कहते हो। तो 1 बार इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल। 1 हेक्टोपास्कल इज नथिंग बट 100 पास्कल। रेयरली यूज होगा, लेकिन याद रहे 1 हेक्टोपास्कल इज 100 पास्कल। एमसीक्यू में छोटा सवाल पूछने की संभावना है, ठीक है। चलो भैया, चाकू लेकर आ गए अपन, प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, ठीक है। द स्मॉल वेट कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर इफ द एरिया इज स्मॉल। तो हम देखते हैं कि चाकू का जो नोक है वो काफी नुकीला होता है, मतलब ये जो यहाँ का उसकी धार वो काफी शार्प होती है, और वो अगर किसी एरिया के ऊपर हम रख देंगे तो वो इजीली कट कर पाएगा ये, ठीक है। शार्प नाइफ इजीली किसी भी एरिया को पेनिट्रेट कर पाएगा। वेयर एज अगर कोई बड़ी बॉडी है, उसके ऊपर अगर हम सेम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, वो बड़ी बॉडी का एरिया ज्यादा होगा, उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होगा वो काफी कम होगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना वहां पे ज्यादा होगा। मतलब ये नाइफ जितना नुकीला होगा, उतना ही कम एरिया के अंदर ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम एरिया के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, मतलब अल्टीमेटली प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कंपेयर करते हुए, तो हमारे पास इस नाइफ ने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, और वो कितना एरिया था जहां पे वो फोर्स लग रहा था, नुकीला है नाइफ, काफी कम एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि कितना प्रेशर बना वहां पे, फोर्स अपॉन एरिया हमने किया, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴, 10⁻1 + 5 1 + 4, सो ये हो गया 10⁵ इतना पास्कल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। वेराज सेम उतना पास्कल प्रेशर वहां पे लग रहा है। वेराज अगर 10 न्यूटन का सेम फोर्स, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर हमने देखा एरिया उसका है 1 मीटर स्क्वायर, तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ, तो वो काफी कम है, 10 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 10 पास्कल। इतना फोर्स यहाँ पे प्रेशर बनाया। तो देख सकते हो कि एरिया कम रखने से प्रेशर ज्यादा लगता है, ठीक है। चलो हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हम अभी डिराइव करते हैं कि फ्लूइड कितना प्रेशर किसी कंटेनर के बॉटम में लगाता है, उसका एक एक्सप्रेशन हम जानते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। पहले सेटअप कंसिडर करते हैं। तो हमने एक वेसल कंसिडर किया, उस वेसल के अंदर एक लिक्विड डाला हमने, जिसकी डेंसिटी थी रो। इमेजिन किया हमने एक सिलेंडर ऑफ एरिया ए एंड हाइट h। उस फ्लूइड के अंदर एक इमेजिन किया हमने एक इमेजिनरी एरिया a और उसकी हाइट h है। तो एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने विजुअलाइज किया उस कंटेनर के अंदर। द लिक्विड कॉलम एक्सर्ट्स, सो ये जो लिक्विड जो है हमने इमेजिनरी सरफेस जो कंसिडर किया है, वो कितना फोर्स लगाएगा एट द बॉटम हमने देखा। हम करते हैं उसको F, हम इसको कंसिडर करते हैं F = mg ऑन दी बॉटम, ठीक है। पूरा का पूरा इसका जो वजन है उसके कारण जो वेट लगेगा दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, फिर हम उसको पहले स्टेप में डेफिनेशन बताएंगे। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर हमने कहा फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड, उसका मास इंटू जी की वैल्यू mg अपॉन कितने एरिया के ऊपर लग रहा है ये बॉटम में, तो ये बॉटम का एरिया हमने देखा दिस इज ए, ये वाला एरिया कितना है, हमने कहा ये ए एरिया है। फिर हमने मास को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे मास इज नथिंग बट डेंसिटी के फॉर्मूला से मिला हमें, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अभी वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम होगा एरिया ए इंटू हाइट h। तो वॉल्यूम को लिखा हमने एरिया ए इंटू हाइट h। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे मास को, एरिया ए हाइट h इंटू डेंसिटी रो। ए और ए यहाँ से कट हो गया। जो प्रेशर उस फ्लूइड ने लगाया वो था हमारा h रो g। h नथिंग बट डेप्थ कहेंगे अपन अभी उसका नाम, रो मतलब उसकी डेंसिटी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड हुआ? इस एक्सप्रेशन से हमने देखा जितना ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, डेंसिटी जितनी उस फ्लूइड की ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, एंड g तो अर्थ की बात करें तो वो कांस्टेंट होता है। मून पे जाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा अगर सेम डेप्थ और डेंसिटी के लिए देखेंगे, क्योंकि मून पे g की वैल्यू कम होती है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं तुम्हें, अगर h/2 हाइट पे प्रेशर कितना होगा और h हाइट पे प्रेशर कितना होगा, a और b, तो तुम कहोगे प्रेशर एट b इज ग्रेटर देन प्रेशर एट a, क्योंकि h ज्यादा है, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी सरफेस से उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ छूटा तो नहीं यहाँ से? नहीं। एंड यस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। अभी यहाँ पे एरिया का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, सो जो प्रेशर है, प्रेशर इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन एरिया, चाहे वो इतना बड़ा एरिया क्यों ना हो, चाहे वो इतना छोटा एरिया क्यों ना हो। यहाँ पे इस कंटेनर के बॉटम में और इस कंटेनर के बॉटम में अगर दोनों सेम लिक्विड और सेम डेप्थ के बने हुए हैं तो दोनों के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर लगेगा सेम। तो प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। जो फ्लूइड लगाएगा किसी कंटेनर के ऊपर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। एक एग्जांपल करते हैं, दो डिफरेंट लिक्विड हमारे पास है जिसकी डेंसिटी ρ1 दूसरे की डेंसिटी ρ2 है। एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर एट द सर्टेन पॉइंट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। एक कम ज्यादा हाइट के दो लिक्विड्स है लेकिन जो बॉटम में सेम प्रेशर लगा रहे हैं, तो P1 इज इक्वल टू P2 हमने कर दिया। ρgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे, H1 इसकी डेंसिटी रो इंटू g और g कट हो गया, तो H1 ρ1 इज इक्वल टू H2 ρ2। तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी देख सकते हैं, H1 बाय H2 इज इक्वल टू ρ2 बाय ρ1। सो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? डेंसिटी। ठीक है, मतलब डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने कम हाइट पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। कम डेंसिटी वाला लिक्विड होगा तो बहुत ज्यादा हाइट के लिए सेम प्रेशर फील करने के लिए बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा। और एक सवाल यहाँ पे, एग्जाम्पल 2.2 फ्रॉम HSC किताब एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आगे समझेंगे। तो पहले एक सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। एक स्विमर है, 6 मीटर सरफेस से नीचे अंदर पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा ये पूछा है। हाइट को 6 फुट कर देंगे, डेंसिटी 1000, g की वैल्यू 9.8, इतना प्रेशर यहाँ पे लगेगा। तो अगर इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 6 कर दे, 10 टू द पावर 5 इज 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 6 टाइम्स दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सरफेस पे हमारे ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है उसके 6 गुना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर लगेगा अगर वो 6 मीटर नीचे जा रहा है। तो आगे समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ के सी लेवल पे हवा है या अर्थ के सरफेस पे जो एयर है, जो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो एयर हमारे ऊपर बेसिकली प्रेशर लगा रही है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। क्यों अराइज होता है ये प्रेशर? दैट प्रेशर अराइजेस फ्रॉम वेट ऑफ द एयर कॉलम। तो हमारे ऊपर जो एयर है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो इस एयर का वेट हमारे ऊपर लग रहा है, दैट इज नथिंग बट अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो कितना होता है ये पता होना चाहिए, वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM होता है। और उसको अगर पास्कल में बोलोगे तो वो 10 टू द पावर 5 पास्कल होगा या 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ फील होगा? हाईएस्ट एट दी सी लेवल। ठीक है, गोवा पे जाओगे, बीच के पास देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर फील होगा हमें। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम कहते हैं। ठीक है, अभी वैक्यूम क्या होता है, एक बार वो वैक्यूम की कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। एटमॉस्फेयर एंड वैक्यूम का क्या कनेक्शन? रीजन वेयर द गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है, 1 ATM से कम जहां पे प्रेशर है वहां पे अपन वैक्यूम मान सकते हैं। वो वाला रीजन वहां पे एयर की डेंसिटी काफी कम होती है, वो वाले रीजन को हम वैक्यूम बोलेंगे। एब्सोल्यूट वैक्यूम किसको कहेंगे? जहां पे मॉलिक्यूल्स ही मौजूद ना हो। तो अगर ग्रेविटी, अगर अर्थ की ग्रेविटी अगर 0 हो गई तो पूरा एटमॉस्फेयर उड़ जाएगा, तब बन जाएगा यहाँ पे एब्सोल्यूट वैक्यूम। जी की वैल्यू थोड़ी कम हो गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM से कम हो जाएगा, तो बोलेंगे वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, वैक्यूम क्लीनर क्या होता है बेसिकली? जहां पे अपन
इजीली कोई भी डस्ट को सक कर लेते हैं, तो अपन प्रेशर डिफरेंस बनाते हैं, प्रेशर कम करते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बाहर की डस्ट अंदर चली जाती है, दैट इज वैक्यूम। ठीक है, ओके। और जैसे जैसे हम अर्थ के सी लेवल से या अर्थ के सरफेस से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, डेंसिटी डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, एयर की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि जी की वैल्यू कम हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो डेंसिटी कम हो गई, जी की वैल्यू कम होने से, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कम होते जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 8 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो जो वहाँ का एयर है डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, तो 8 किलोमीटर के ऊपर हम मान सकते हैं कि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे है? अर्थ के सी लेवल पे है। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमारे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया। फ्लूइड ऊपर वाले सरफेस के ऊपर F1 फोर्स लगाएगा और नीचे वाले सरफेस के ऊपर फ्लूइड लगाएगा F2 फोर्स, क्योंकि फ्लूइड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ऊपर के सरफेस पे नीचे फोर्स लगाएगा फ्लूइड, और नीचे के सरफेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो लगाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम कंसिडर करेंगे कि ये जो लिक्विड कॉलम है सिलेंडर के अंदर, समझो कोई लिक्विड है, उसका वजन कितना होगा? हमने कहा mg होगा, और उसके कारण ये सब कुछ रेस्ट में बैलेंस है, मतलब F1 प्लस mg इज इक्वल्स टू लिखेंगे हम F2। सो F2 हो गया हमारा, F2 अपवर्ड फोर्स, ऊपर वाला फोर्स, इक्वल टू दो नीचे वाले फोर्स F1 प्लस mg, इतने फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। सो F1 इज व्हाट फोर्स? डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, वेट ऑफ वाटर किसने लगाया? ये ऊपर के पानी ने लगाया इस सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, एंड F2 इज अपवर्ड डायरेक्शन, किसने फोर्स लगाया? ड्यू टू जो वाटर है इस बॉटम, मतलब इस फ्लूइड, इस सिलेंडर के नीचे। mg क्या है? वेट ऑफ द एनक्लोज्ड वाटर, ये जो पूरा इस सिलेंडर के अंदर पानी है, जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसके अंदर जो पानी है उसका वजन mg। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें कुछ दो प्रेशर के फॉर्मूलेज मिलेंगे, वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड दूसरा है हमारा गॉज प्रेशर। ठीक है, हमें पता है प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं फोर्स को लिख सकता हूँ प्रेशर इंटू एरिया, तो हम अभी F को P इंटू ए लिखेंगे, और यहाँ पे हमें टोटल जो मास है लिक्विड के अंदर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास, तो हम यहाँ पे इस वॉल्यूम को लिखेंगे, कितना वॉल्यूम यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर है। तो हमने कहा ये h हाइट है, हमने कहा अभी h हाइट के टर्म में नहीं बता रहे हम, सरफेस से ये सिलेंडर x1 नीचे उसका टॉप सरफेस, और सरफेस से बॉटम सरफेस x2 लेवल नीचे है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो हमें ये h हाइट मिल जाएगी। वो दो सब्स्टिट्यूशन हम अभी कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा उसका एरिया इंटू वो जो डेप्थ थी उसकी हाइट कितनी थी वो x2 माइनस x1। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन अभी हम कर लेते हैं किस फॉर्मूला में? इस फॉर्मूला में। तो F2 को क्या लिखेंगे हम? F2 को लिखेंगे P2 इंटू नीचे वाला एरिया A इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? F1 क्या होगा? P1 इंटू उसका एरिया प्लस क्या था हमारा mg, दैट mg को हम क्या लिखेंगे? mg को लिखेंगे हम रो ag x1 माइनस x2। तो इन जनरल P2 A2 यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल्स टू आया P1 प्लस रो g x1 माइनस x2। ठीक है तो अगर मान लेते कि वो जो सिलेंडर है वो एग्जैक्टली सरफेस पे है, तो हम यहाँ पे इस x1 को 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये सरफेस, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम वैसा करते हैं तो x1 हो जाएगा 0, और उसके ऊपर तो फिर कोई लिक्विड नहीं है, उसके ऊपर क्या है? एयर। तो जो ऊपर का एयर है मतलब दैट F1 के कारण जो प्रेशर बना अभी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा, दैट P1 को हम लिखेंगे अभी P0। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो हमारा बन गया ये P2 इज P, P1 इज P0 एंड ये बन गया हमारा रो जी एच। इस प्रेशर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इनके कॉम्बिनेशन कंबाइन को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। सिंपली लिक्विड के प्रेशर को हम कहते हैं गॉज प्रेशर। लिक्विड ने जो प्रेशर लगाया उसको क्या कहते हैं अपन? गॉज प्रेशर। P0 को उधर लेकर जाओगे तो दैट इज P माइनस P0 इज गॉज प्रेशर, या रो जी एच इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 कंटेनर है डिफरेंट शेप के, ये पतला है, ये पीछे से कर्व है, और ये कोनिकल शेप का है। तीनों के अंदर हमने पानी डाला। ठीक है,
तो यहाँ पे इसके बॉटम में एरिया ज़्यादा है तो हमें लगा यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ प्रेशर इसके बॉटम में अगर हम चेक करेंगे ए, बी और सी, तो तीनों के अंदर बॉटम में प्रेशर की वैल्यू सेम मिली। प्रेशर की वैल्यू बॉटम में कैसे मिली? हमें सेम मिली। इट शोज कि जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर है। जो प्रेशर एट द बॉटम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो कितनी लिक्विड कॉलम की हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड नहीं करता कि शेप कैसा है कंटेनर का। ओके, ऑलराइट। सो कंसिडर किया हमने वो चीज, वेसल्स है 3 डिफरेंट शेप के। हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे पहले लगा हमें यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके बॉटम का ये एरिया ज्यादा है, लेकिन वैसा नहीं हुआ, तीनों में प्रेशर सेम हुआ। तो ये कुछ पैराडॉक्स लगा हमें कि भाई एरिया तो ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। देन वी अंडरस्टूड कि प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जब हमने डिराइव किया फॉर्मूला, जब हमारे पास P इक्वल टू रो जी एच ये फॉर्मूला नहीं आया था, तब हमें इंसानियत को ऐसा लगता था कि भाई जहाँ पे ज्यादा एरिया है वहां पे ज्यादा प्रेशर बनना चाहिए, और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो वैसा नहीं आ रहा था। सो दैट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स। लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा है वैसा। बाद में पता चला कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, वो सिर्फ लिक्विड कॉलम के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहां से फिर निकला पास्कल्स लॉ। अभी पास्कल्स लॉ पढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट pressure applied at any point in an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished। किसी भी सरफेस पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे वहां से प्रेशर हर जगह पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। समझो यहाँ पे अपन ने प्रेशर P क्रिएट किया, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हर जगह पे P प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड एंड वैनिश नहीं होगा। प्रेशर P क्रिएट किया है तो थोड़ी देर बाद P ही रहेगा, यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे भी P ही रहेगा। तो वो इक्वली हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है बिना लॉस हुए, अनडिमिनिशली। ओके, और टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, एंड ऑल्सो जब ये लिक्विड से ट्रांसमिट होगा और आगे कंटेनर आ गया तो ये फ्लूइड उस कंटेनर के ऊपर भी सेम प्रेशर लगाएगा। ठीक है, और प्रोवाइडेड कि हमने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को ये कंसिडर करते वक्त निग्लेक्ट कर दिया हो। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर हम निग्लेक्ट कर देंगे तो जो प्रेशर है, प्रेशर इक्वली हर डायरेक्शन में इक्वल ट्रांसमिट होगा। अगर वो एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे देखो हमारे पास एक स्पीयर है और 1 2 3 4 जगह से हमने उसको सिलेंडर लगा दिया, पिस्टन और सिलेंडर लगा दिया हमने। यहाँ से अगर हम F फोर्स लगाएंगे ए एरिया के ऊपर तो जो प्रेशर क्रिएट होगा P इज इक्वल टू F अपॉन ए, ये प्रेशर इक्वली यहाँ और यहाँ ट्रांसमिट होगा। वो कैसे समझ में आएगा? जैसे यहाँ से दबाओगे, यहाँ से पिस्टन, यहाँ से पिस्टन, यहाँ से पिस्टन, ये बाहर आएगा या फ्लूइड वहां से बाहर आएगा। ये साबित करता है कि प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड थ्रू दी ऑल डायरेक्शन। चलो अभी उसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। 2-3 एप्लीकेशन है, सबका प्रिंसिपल एक ही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का हो या हमारे पास ये जो ब्रेक लगाते हैं उसका एप्लीकेशन हो, वो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डायग्राम कंसिडर करो वो समझाने के लिए, ये बेटर एक्सप्लेनेशन है उस डायग्राम से बेटर। हमारे पास एक ट्यूब है, एक छोटा सिलेंडर और एक बड़ा सिलेंडर है। यहाँ से हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ का एरिया छोटा है, बेसिकली ये डिस्क ब्रेक की हमारी जो गाड़ी होती है ना, जो ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक में क्या होता है, जहां से हम ब्रेक पेडल लगाते हैं वहां पे एक छोटा सा ऐसा सिलेंडर होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसको हम मास्टर सिलेंडर कहते हैं। और जहां पे ब्रेक लगेगा टायर के पास भी एक सिलेंडर होता है, टायर के आसपास एक सिलेंडर होता है, उसको हम स्लेव सिलेंडर कहते हैं। उसका डायमीटर वहां पे बड़ा होता है। तो जैसे हमने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का इस छोटे एरिया के ऊपर, तो कितना जो भी प्रेशर यहाँ पे हमने बनाया, कितना प्रेशर बनाया हमने, 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसका एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर। हम कैलकुलेट करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो वो जो प्रेशर हमने यहां से क्रिएट किया है वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा इस डायरेक्शन में। तो वो प्रेशर इक्वली यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। तो पास्कल ने क्या कहा, जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है सेम प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो उसी को हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल्स टू PB। PA क्या होगा, F1 अपॉन A1, PB क्या होगा, F2 अपॉन A2। ठीक है, अब ये जो F2 है कितना जनरेट हुआ यहाँ पे फोर्स, प्रेशर तो इक्वली ट्रांसमिट हुआ
लेकिन यहाँ पे फोर्स कितना जनरेट हुआ ताकि ये यहाँ से ये जो सिलेंडर ऊपर दबे, तो हमने कहा फिर वो होगा F1A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल्स टू F2। कितना प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हुआ दैट इज F2, वो कितना होगा F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 क्या है, ये इसका एरिया, ठीक है। मतलब अगर हम A2 बढ़ाए, ये वाला एरिया बढ़ाए जहां पे हमें फोर्स का एप्लीकेशन लगाना है, जहां से हम लगा रहे हैं और जहां पे लगाना है, दो चीजें हैं। तो जहां पे लगाना है, अगर वहां का फोर्स अगर तुम्हें ज्यादा करना है दैट इज F2, तो तुम्हें उस साइड का एरिया बड़ा रखना है। तो ये एरिया बड़ा रखो और ये एरिया डिनोमिनेटर में तो इसको कम रखो, इसलिए जहां से हम फोर्स लगा रहे हैं वहां का एरिया हम कम रखते हैं ताकि कम फोर्स में ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो, और जहां पे ज्यादा फोर्स की उम्मीद है हमें वहां का एरिया बड़ा रखेंगे हम। सो दैट इज द पास्कल लॉ, P1 इज इक्वल्स टू P2, F1 बाय A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, ठीक है। चलो ये एक बात थी पास्कल्स लॉ की, ठीक है। तो हमें फाइनली यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट होगा वो पूछते हैं। तो हम लगा देंगे, यहाँ से प्रेशर PA था, यहाँ का प्रेशर PB था, और F2 निकाल लेंगे हम। F2 होगा हमारा F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है। तो इन्होंने बोला दिस इज द सिमिलर टू द प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब क्या है, जहाँ पे कार को हम ऊपर उठाते हैं, या सलून में जब हम जाते हैं, सलून में वो सलून वाले भैया नीचे से पेडल दबाते, तो वो इतनी बड़ी चेयर जिसके ऊपर हम बैठे रहते हैं वो ऊपर आती है, ठीक है। तो पेडल लगाएंगे, पेडल के ऊपर वो कम फोर्स लगाते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसमिट होता है फोर्स, वो बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होता है। तो जहां पेडल पे उन्होंने फोर्स लगाया होगा वहां का एरिया छोटा है, और जिस चेयर पे उसको फोर्स उठाना है वहां का एरिया काफी बड़ा होता है। तो कम फोर्स में ज्यादा फोर्स हम जनरेट कर पाते हैं यूजिंग द फ्लूइड प्रॉपर्टी जो हमें बताया पास्कल्स ने, इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट थ्रू आउट द लिक्विड। चलो, तो हमारे पास वैसा एक सवाल दिया था, हमारे पास गिवन थी 1000 kg की कार हैविंग स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, हैज अ सिलेंडर, जहां पे उन्होंने ब्रेक लगाया वहां का सिलेंडर का रेडियस था 0.5, और जहां पे ब्रेक लगेंगे वहां का जो सिलेंडर था दैट इज स्लेव सिलेंडर, उसकी रेडियस थी 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं वहां पे, तो कितना फोर्स उस ब्रेक पेडल के ऊपर से का टायर के पास ट्रांसमिट होगा और कितने टाइम के बाद गाड़ी रुकेगी। तो वो डेटा हमने लिख लिया, F1 A1 A2 एरिया पायर स्क्वायर, ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में, तो 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने ताकि मीटर स्क्वायर में आ जाए। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, F1 बाय A1 इज इक्वल्स टू F2 बाय A2। हमें F2 पूछा था कितना ब्रेक के पास फोर्स ट्रांसमिट होगा, हमने कर दिया F1 जो कि 100 था, A2 जो कि ये इतना था, अपॉन A1 जो कि ये इतना था। हमने इसको सॉल्व किया, -4 10 टू द पावर -4 कट हो गया, पाई कट हो गया, स्क्वायर के अंदर है, तो F2 आ गया हमारा 2500 न्यूटन। हमने लगाया कितना था, हमने कितना मास्टर सिलेंडर पे 100 न्यूटन लगाया था, कितना ट्रांसमिट हुआ वहां पे 2500, मतलब हमने कम एफर्ट पे ज्यादा फोर्स जनरेट कर लिया। ये तो कमाल है पास्कल्स लॉ से फ्लूइड मैकेनिक्स में। हमें अभी कितनी देर बाद गाड़ी रुकेगी वो पूछा है, तो 2500 न्यूटन का फोर्स से कितना रिटार्डेशन उसका होगा, तो हमने कहा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 2500 डिवाइडेड बाय गाड़ी का मास 1000, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से ये रिटार्डेशन होगा। काइनेमेटिक का इक्वेशन उठाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as, v को 0 पुट कर देंगे, u 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही थी, और फिर हमारा यहाँ से आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना s, ठीक है। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है। 1000 डिवाइड बाय 3600 ही होता है, 5 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। किलोमीटर मीटर में 1000 और आवर सेकेंड में 3600, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/18 आता है। ये क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना था, तो 38.58 मीटर दूरी पे जाके गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। अब हम प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, कोई डिवाइस तो इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए अपने पास। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर कॉल्ड एज प्रेशर मीटर या प्रेशर गॉज या वैक्यूम गॉज, सब अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी थोड़ा डेंजरस होता है, तो ये यहाँ पे हम प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए हमें। मर्क्यूरी लैबोरेटरी में बच्चों को हैंडल करने के लिए नहीं देते, वो हजार्डस होता है एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लाइफ के लिए भी, ठीक है। तो हम मर्क्यूरी बैरोमीटर समझते हैं।
मर्क्यूरी बैरोमीटर हम समझते हैं, ठीक है। तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। पहली बार टॉर्सिली इस नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में इन्वेंशन किया, सोचा इसके बारे में। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैरोमीटर। वन ऑफ द बैरोमीटर इटालियन साइंटिस्ट टॉर्सिली ने इसके बारे में बताया। कुछ नहीं, उसके अंदर एक छोटी सी ग्लास ट्यूब है और उसके अंदर हमने मर्क्यूरी भरा है। ट्यूब को ऐसे सीधा रखा है पहले, उसके अंदर मर्क्यूरी डाला और नीचे एक हमने प्लेट वगैरह ले ली और हाथ लगाने के बाद इसको इन्वर्ट कर दे इस लिक्विड के अंदर और छोड़ दिया, ठीक है। और फिर हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिला, वो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर की लेंथ वाली ट्यूब हमने ली, डायमीटर भी अबाउट 1 सेंटीमीटर का लिया, उसको मर्क्यूरी से भर दिया उसके टॉप तक, ब्रिम तक, मतलब नेक टू नेक भर दिया और उसको क्विकली इन्वर्ट कर दिया, भर दिया और सीधा इन्वर्ट कर दिया इस डिश के अंदर। The level of mercury in the glass tube is lowered as some mercury spill। तो थोड़ा सा मर्क्यूरी यहाँ से बाहर आ जाएगा और ऊपर देखेंगे ना, ऊपर वैक्यूम क्रिएट होगा। पूरा भर दिया था हमने, तो उल्टा करने से क्या होगा, इतना अमाउंट का मर्क्यूरी यहाँ से निकल गया और यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है। अब वैक्यूम क्रिएट होने से क्या हुआ, यहाँ पे the gap does not contain any air और वहां पे क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। The pressure at the upper end of the mercury column inside the tube is 0। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, इनसाइड द मर्क्यूरी इज 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना एयर है ना कोई लिक्विड है, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो यहाँ पे इस लिक्विड के ऊपर कोई प्रेशर फील नहीं होगा। तो यहाँ का प्रेशर वैक्यूम में बोला हमने कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर क्या किया हमने, ये वाला पॉइंट यहाँ होता है बेसिकली, दिस इज बी और ये पॉइंट सी बाहर है, ठीक है। ये पॉइंट बी यहाँ दिखाना था। तो पास्कल्स लॉ या प्रेशर की प्रॉपर्टी हमने देखा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। इसका मतलब जितना प्रेशर सी पे क्रिएट हुआ है उतना ही प्रेशर यहाँ पे बी पे क्रिएट होगा। भले ही ये बी पॉइंट मर्क्यूरी ट्यूब के अंदर है, लेकिन वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो जितना प्रेशर इस सी पॉइंट पे होगा उतना ही प्रेशर इस बी पॉइंट पे होना चाहिए कॉन्सेप्ट के अनुसार। और सी पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है, ऊपर तो एयर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो कितना होगा, जितना बी पे है, और बी पे कितना होगा, रो जी एच। बी पे कितना प्रेशर होगा, रो जी एच, प्लस उसके ऊपर अगर कुछ प्रेशर है तो वो ऐड कर देंगे इसका, लेकिन वहां पे तो कुछ नहीं है, वहां पे तो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो इसको हमने लिखा 0। तो प्रेशर एट बी हमारा मिल गया हमें रो जी एच, ठीक है। प्रेशर एट बी कितना मिला हमें, रो जी एच, ठीक है। तो जब हमने देखा तो वो एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता है, हमें पता है सी लेवल पे। अगर एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है तो ये मर्क्यूरी कितने हाइट तक यहाँ पे राइज होगा वो पूछते हैं। तो इसकी हाइट आ जाती है 760 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर क्रिएट करने के लिए मर्क्यूरी के बैरोमीटर के अंदर लिक्विड कितने हाइट का वहां पे देखने को मिलेगा हमें, 760 मिलीमीटर। तो ये हमने इसके टर्म में बोलना पसंद किया प्रेशर को। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज 760 mm ऑफ Hg कॉलम, मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। जो मर्क्यूरी हमने इस कॉलम के अंदर, ट्यूब के अंदर डाला, वो 760 मिलीमीटर जितना ऊपर जाएगा उसका जितना प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एक्चुअली किसी गैस का प्रेशर हमें मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, समझो यहाँ पे गैस कंटेनर के अंदर एक गैस है, बलून है, समझो यहाँ पे गैस भरी है। हमने इसको ना एक ऐसे यू ट्यूब लगा दी, यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक्चर देख रहे ना, वैसे एक यू ट्यूब हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। उसके अंदर हमने भर दिया मर्क्यूरी, ठीक है। और इस कंटेनर का प्रेशर हमें मेजर करना था, तो उसको हमने ये ट्यूब लगा दी, ठीक है। तो क्या होगा, ये गैस कुछ प्रेशर लगाएगा, इस मर्क्यूरी के ऊपर। प्रेशर लगाते यहाँ पे आ गया मर्क्यूरी, ठीक है। पहले मर्क्यूरी यहाँ तक था, हमने गैस इसको प्लग कर दिया, तो गैस ने कुछ प्रेशर लगाया, तो मर्क्यूरी नीचे आया, इतना आया, और इस कॉलम में भी थोड़ा इतना ऊपर चला गया है, ठीक है। या जैसे जैसे यहाँ से एयर का प्रेशर बढ़ेगा, मर्क्यूरी यहाँ पे ऊपर आने लगेगा। एक जगह पे प्रेशर बैलेंस हो गया, वो यहाँ पे आ गया। तो हम अभी प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये यहाँ पे इस गैस का प्रेशर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें प्रॉपर्टी पता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, इसलिए हमने ये यूट्यूब लिया है। जितना यहाँ पे प्रेशर बी पे क्रिएट होगा वही प्रेशर यहाँ पे सी पे क्रिएट होगा, और सी पे कौन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो हमारा गैस प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो मेजरिंग द गैस प्रेशर,
जस्ट बाय मेजरिंग दिस प्रेशर एट बी पॉइंट। तो बी पे कितना प्रेशर है, तो बी के ऊपर जितना मर्क्यूरी चढ़ा है उसका प्रेशर प्लस उसके ऊपर जो एयर है उसका प्रेशर। तो हमने यहाँ पर प्रेशर मेजर किया, दैट इज प्रेशर एट दिस सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। एंड कितना है भैया बी पे प्रेशर, हमने कहा रो जी एच मर्क्यूरी कॉलम के हाइट का प्लस उसके ऊपर जो एयर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना प्रेशर। सो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ, ठीक है। अगर पी नॉट उधर ले लेंगे पी माइनस पी नॉट तो वो हमारा होगा गॉज प्रेशर, मतलब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेते नहीं उसको गॉज प्रेशर कहेंगे, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखना तुम लोग। एक एटमॉस्फेयर होता है 760 mm ऑफ Hg, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm हाइट वहां पे होगा, सेंटीमीटर में 76, ठीक है। और 1 atm कितना टॉर होता है, 1 atm इज 1 टॉर, तो 1 टॉर है वो उसकी कहानी। चल ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी बढ़ते अपन सेकंड पार्ट में, दैट इज सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। चलो जानते हैं क्या होता है। तो सरफेस टेंशन क्या है, बेसिकली किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर, मतलब लिक्विड के सरफेस पे एक फिनोमिना है जहां पे लिक्विड का जो सरफेस है वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है, और वो करने के बाद इट लुक लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। वो हम डिटेल में समझते हैं अब ये एक एक चीज, ठीक है। सो जब लिक्विड रेस्ट में है उसकी एक इंटरेस्टिंग दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके कारण वाटर स्पाइडर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पानी के ऊपर आराम से रेंग पाते हैं, ठीक है। ग्रीस नीडल को हमने थोड़ा सा वैक्स या ग्रीस लगा दिया और उसके ऊपर रख दिया तो वो फ्लोट होती है। और ये रेन ड्रॉप का या सोप बबल का शेप स्फीयरिकल क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन है सरफेस टेंशन का एक फिनोमिना। एक एक करके हम समझते हैं। उसके पहले 2-3 पॉइंट हमें पहले क्लियर करने पड़ेंगे, वो मैं तुम्हें समझा देता हूं। मॉलिक्यूलर थ्योरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले समझते हैं। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल के जो फोर्सेस है वो 2 प्रकार के होते हैं, कोहेसिव फोर्स होता है और दूसरा एडेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब सेम सब्सटेंस, पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स है उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। अगर पानी किसी कंटेनर में रखा है तो इस कंटेनर के मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड है और हमारे वाटर के मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड है, उनके बीच में जो फोर्स है उसको हम एडेसिव फोर्स कहते हैं। अभी एक और टर्म आती है जिसका नाम है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग, सभी मॉलिक्यूल्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज होती है उनकी। समझो ये ए वाला मॉलिक्यूल है, वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाएगा, यहाँ के मॉलिक्यूल के ऊपर भी वो फोर्स लगाएगा, ये मॉलिक्यूल के ऊपर वो फोर्स नहीं लगा सकता। तो उस मॉलिक्यूल को एज अ सेंटर और मैक्सिमम डिस्टेंस वहां को एज अ रेडियस रखते हुए अगर हम एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करें, उसको हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाहर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये फोर्स नहीं लगा सकता, तो उसकी भी एक रेंज होगी, एक लिमिटेशन होगी, उसके बाहर वो फोर्स उसका एक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा है, वो उसके रेंज के बाहर है। अभी सरफेस फिल्म, व्हाट इज मीन बाय सरफेस फिल्म, टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड, कुछ सिग्निफिकेंट थिकनेस का जो टॉप लेयर है उसको हम सरफेस की फिल्म कहते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ फिनोमिना होता है सरफेस टेंशन का, वो अभी हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसकी थ्योरी है, मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो हम समझते हैं। तो 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स हमने बताए। ए मॉलिक्यूल इज वेल इनसाइड द फ्लूइड, इसके ऊपर अगल बगल के सभी मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, ये भी उनके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो मिला जुला के नेट फोर्स इसके ऊपर आ गया 0। ये इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 होता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल उसको फोर्स लगा रहा है, यहां से भी लगा रहा है, कोई यहां से भी लगा रहा है, कोई आगे से भी लगा रहा है, कोई पीछे से भी लगा रहा है, तो इट इज एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम में। बी मॉलिक्यूल के ऊपर चले, बी मॉलिक्यूल के ऊपर ए मॉलिक्यूल की थोड़ी एक कहानी समझो। हमने एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लगाया, तो इतने जगह के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो फोर्स लगाएगा और वो मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर लगाएंगे। इसको ये कोई खींचेगा, सेम यहाँ का खींचेगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन का कैंसिल, यहाँ का और यहाँ का नेट फोर्स कैंसिल, क्योंकि सेम डिस्टेंस यहाँ के मॉलिक्यूल का और यहाँ के मॉलिक्यूल का सेम डिस्टेंस है, फोर्स अपोजिट में कैंसिल कर देगा। हर एक डायरेक्शन से इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा, और उसके सराउंडिंग में सभी लिक्विड या वाटर के ही मॉलिक्यूल है। लेकिन हम थोड़ा बाउंड्री पे चले,
लेट्स से कि हम थोड़ा नीचे, एग्जैक्ट बाउंड्री पे नहीं चलते, थोड़ा नीचे चलते हैं, बी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो इसको फोर्स लगाने वाले इतने सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, उसके अंदर के भी और ये बाउंड्री के भी मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं इनके, और उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है ये इतने, ये जो इतने मॉलिक्यूल्स है ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसको अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स होगा उनका? उनका होगा एडेसिव फोर्स, क्योंकि लिक्विड का मॉलिक्यूल और एयर का मॉलिक्यूल डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में एडेसिव फोर्स होता है। और बी के ऊपर जो नीचे ये लगा रहे हैं ये फोर्स, ये लिक्विड के ही मॉलिक्यूल है, तो उनका फोर्स कौन सा होगा? वो होगा कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अभी दूसरी बात सुनो, भले ही कोई भी फोर्स हो, एयर का फोर्स लिक्विड के मुकाबले कम होता है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं इस बी मॉलिक्यूल के ऊपर वो कम है, और जो नीचे वाली मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड का फोर्स गैस से ज्यादा ही होता है, वो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। मतलब बी मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां खींच रहा है कोई, यहां खींच रहा है कोई, यहां खींच रहा है, यहां खींच रहा है, ऊपर से तो कम फोर्स है, ऊपर से लगभग 3 न्यूटन है और नीचे लगभग 10 न्यूटन समझो फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना लगा? 10-3 कितना लगा? 7 न्यूटन का फोर्स लगा। तो नेट मोटा मोटी बी पार्टिकल के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, जीरो नहीं लगेगा। अगर थोड़ा और ऊपर जाए, एग्जैक्टली कोने वाला जो मॉलिक्यूल ले ले, उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली आधा एयर में है और आधा लिक्विड में है। लिक्विड के मॉलिक्यूल का फोर्स स्ट्रॉन्गर है और इनकी तादाद भले ही कितनी ही ज्यादा हो, लेकिन इनका जो फोर्स है एडेसिव फोर्स वो कम है लिक्विड के ऊपर, तो इधर भी नेट फोर्स कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ बाउंड्री के छोटी सी एक जो सरफेस फिल्म है, वहां के मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। वो मॉलिक्यूल्स अभी कुछ करेंगे, क्या करेंगे चलो देखते हैं, एक एक पढ़ें। ए मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स जीरो, बी मॉलिक्यूल के ऊपर भी आधा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है, आधा नीचे है, एयर की डेंसिटी निग्लिजिबल मान लेते हैं तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया। सी मॉलिक्यूल के ऊपर भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस के जिनके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो नजदीक नजदीक आ जाएंगे, वो अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेंगे, तब जाके वो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे। तो उस चक्कर में ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं नजदीक आने के चक्कर में एक इमेजिनरी फिल्म बन जाएंगी, जो कि ऐसा लगेगा कि वहां पे कोई एक ऐसी स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन है। अगर हल्का सा अगर हम इसको दबाए तो ये ऊपर नीचे ऐसा मूव होगा लिक्विड, अपनी उंगली जल्दी अंदर नहीं जाएगी। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो देन देयर इज पॉसिबल कि हमारा उंगली अंदर जाएगी, सरफेस ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है, सरफेस पे एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा इमेजिनरी लेयर बन जाता है, जिसके कारण वो लाइट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते, वो उसके एडवांटेज से लाइट वेट पार्टिकल यहाँ पे मूव होते हैं, इसी को अपन सरफेस टेंशन का फिनोमिना कहते हैं। द सरफेस मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड इनसाइड, द सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज, या भी अंदर की तरफ पुल होंगे तो ये जल्दी नजदीक नजदीक आ जाएंगे, एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। उसका फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सरफेस पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स है उस लाइन के आसपास के मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल्स इस इमेजिनरी लाइन के अलोंग कितना फोर्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो लेट्स से कि उसकी लेंथ L है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट सरफेस टेंशन। टेंजेंशियल फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल के, इस सरफेस के टेंजेंशियल है, सरफेस के टेंजेंशियल जो फोर्स लगाया है मॉलिक्यूल ने ऑन एन इमेजिनरी लाइन ऑफ अ साइड लेंथ L ऑन द फ्री सरफेस, अंदर के नहीं फ्री सरफेस के ऊपर, यूनिट उसका होगा न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। डायमेंशन भी निकाला जा सकता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये मीटर, 1 मीटर चला गया तो m1 L-2 और t 0, ये उसके डायमेंशंस हुए। सिंपल सा एग्जांपल, एक हमारे पास बर्तन बीकर है,
जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोर्स ऑफ डायमेट्रिकल लाइन, मतलब उसके सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। उसका टर्पेस सरफेस टेंशन है 0.075 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ है, तो ये जो बीकर है, ये जो लेंथ L है, ये L वो उसके सरकमफरेंस 2πr के बराबर होगी। ठीक है, 2πr नहीं, सरकमफरेंस के बराबर, दैट लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस 2r के बराबर होगी। तो L को हम 2r लिखेंगे और Ft इंटू L करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा वहां से। ठीक है, और 2-3 पॉइंट्स है, समझ लो इसे। वाटर का सरफेस टेंशन, मर्क्यूरी का और सोप सॉल्यूशन का। किसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है इन तीनों में? मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज़्यादा है सबसे। सोप सॉल्यूशन का देखो, मतलब अगर डिटर्जेंट डाल देंगे हम लिक्विड के अंदर तो सरफेस टेंशन नॉर्मल लिक्विड के मुकाबले काफ़ी कम हो जाता है। वो आगे पढ़ते हैं अपन डिटेल में, वही चीज़। ठीक है, अभी हम सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। तो हमने ये मॉलिक्यूलर थ्योरी अभी समझ ली क्या क्या होते हैं। तो वी हैव सीन दैट अ मॉलिक्यूल इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एक्सपीरियंसेस ए मोर कोहेसिव फोर्स देन द मॉलिक्यूल लाइक बी एंड सी। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा कोहेसिव फोर्स है, इसके ऊपर कोहेसिव और एडिसिव फोर्स है, और कोहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग है। इधर भी सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर कोहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग है, क्योंकि एयर और लिक्विड का जो एडिसिव फोर्स है वो कम है ना। कोहेसिव फोर्स इस लिक्विड का नीचे वाले मॉलिक्यूल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के ज्यादा लगा रहे थे, वो हमारी बात हुई थी। हमने देखा नाउ उसी के कारण क्या होता है, वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड टू द सरफेस। तो यहां से यहां तक कोई मॉलिक्यूल को लाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, यहां से उसको यहां पे लेकर आना है तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन उस सरफेस के मॉलिक्यूल के अंदर एज अ सरफेस एनर्जी से हम दिखाते हैं। किस टर्म से दिखाएंगे हम इसको? जिस वर्क डन को हमने यहाँ पे सरफेस पे लाने के लिए किया है उसको अपन सरफेस एनर्जी के टर्म में दिखाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने काम किया सरफेस मॉलिक्यूल के पास, जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ गई कंपेयर टू जो मॉलिक्यूल इनसाइड में है, इनसाइड मॉलिक्यूल के पास कम पोटेंशियल एनर्जी है, सरफेस के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। और जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो ज्यादा अनस्टेबल है। और बात भी सही थी, ये अनस्टेबल क्यों? क्योंकि इनके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। ये स्टेबल क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है। ठीक है, अभी उसी से हम कुछ एक पॉइंट डिराइव करते हैं। ये पॉइंट एक बार समझते हैं, मतलब एक समराइज हो जाएगा अच्छे से। मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंसेस अ नेट इनवर्ड पुल, ये हमने देखा था। इन स्पाइट ऑफ दिस दे रिमेन एट द सरफेस। एक्स्ट्रा पुल होने के बावजूद भी वो सरफेस पे रेस्ट पे रहते हैं, बिकॉज दे पोजेसेस हायर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम यहाँ से कोई पेन को हम यहाँ लेकर जाएंगे, रखेंगे, तो ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, लेकिन इसके पास कैसा है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। छोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वैसा ही कुछ है। एज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी एनी सिस्टम ट्राइज टू, अभी जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वो क्या करेगा बाय नेचर? अगर जैसे कि हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल जिनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे कम करेंगे? बाय मिनिमाइजिंग द सरफेस एरिया। तो जब कभी भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स, जब एयर के कांटेक्ट में कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल होता है उसके पास सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है, वो अपनी सरफेस एनर्जी कम करने के चक्कर में नजदीक नजदीक आते हैं, मतलब अपना सरफेस एरिया कम करते हैं। और सबसे कम सरफेस एरिया अगर हम सभी शेप्स में देखेंगे, 3D शेप्स में, वो होता है स्फीयर का। इसलिए जब बारिश होती है, जब बूंदे होती है, तो वो मोर और लेस स्फेरिकल शेप की बूंदे होती है। तो ड्रॉपलेट का शेप कैसा हुआ? स्फेरिकल। क्योंकि ड्रॉपलेट के अगल बगल में जब बारिश होगी तो अगल बगल में जो एयर होगी, तो ड्रॉपलेट की जो बाउंड्री वाले मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के कांटेक्ट में, उनकी सरफेस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो अपना सरफेस एरिया कम करने के लिए, और सबसे कम सरफेस एरिया हमारे स्फीयर का होता है। सो व्हेन अ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कोलियस का मतलब क्या होता है? कंबाइंड टू फॉर्म अ वन ड्रॉप। मल्टीपल ड्रॉपलेट्स कोलियस टू फॉर्म वन ड्रॉप, मल्टीपल ड्रॉपलेट्स कंबाइंड टू फॉर्म वन ड्रॉप, देन देयर इज अ रिडक्शन इन द टोटल सरफेस एरिया। अब ये दूसरा पॉइंट सुनो। अभी 2 ड्रॉप्स है, अगर ये कंबाइन होके एक ड्रॉप बनेगा तो इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब वो नजदीक आएंगे, मतलब इसके मुकाबले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? अगर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी मिलाए हम और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिलाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी।
कंबाइन करेंगे तो नजदीक आएंगे, सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी से कम हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इन दिस केस द एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग। तो जब ये एरिया कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो एक्सेस एनर्जी कहाँ चली जाएगी, सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। यस, कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है ना, थोड़ा सा रिवर्स करके देखो, मैंने क्लीन बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बीच में, ठीक। तो हमारे पास एक फिल्म है, ठीक, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास फ्रेम है। इसको हमने सोप बबल के पानी के अंदर डाल दिया और बाहर निकाला और रख दिया। एक ऐसी फिल्म बन गई यहाँ पे, और हम इसको धीरे से राइट की तरफ स्लाइड करते हैं और छोड़ देते हैं। बहुत जोर से खींचोगे तो फिल्म ब्रेक हो जाएगी, काफी नाजुक होता है सरफेस टेंशन। तो जैसे ही हमने इस फ्रेम को लिक्विड के पानी के अंदर, सोप बबल के पानी के अंदर डाला और बाहर लाया ये फ्रेम को, तो एक फिल्म बन गई यहाँ पे। अब इस फ्रेम के उस साइड में भी एयर है और इस साइड में भी क्या है, एयर है। तो जो फिल्म बनेगी उसके एयर के साथ दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, ठीक है। मतलब ये इसके पास अभी सरफेस एनर्जी आ गई, ये अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। वो सब भी बातें वो चेक करते हैं कि कैसे वो मिनिमाइज सच में करता है अपना सरफेस एरिया, नहीं। लेट्स चेक। ओके, तो हम यहां से क्या करते हैं, हमारे पास हमने एक ऐसा स्लाइडर रखा है जहां पे फिल्म बनी है, इसको धीरे से राइट में खींचते हैं तो ये फिल्म भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा, अपना एरिया मतलब सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसको कम करनी है। तो ये रिटर्न वापस जाना चाहिए, छोटा करना चाहिए अपने खुद के एरिया को। तो हमने वही देखा कि जब हम इसको खींचते हैं और छोड़ देते हैं, ये अपने आप वापस पीछे जाता है। जैसे लाइक स्प्रिंग को खींचते हैं और छोड़ देते तो स्प्रिंग अपने आप लौट जाती है। तो स्प्रिंग के ऊपर हमने किया वर्क डन, उसके अंदर भर गई पोटेंशियल एनर्जी और उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश की। सेम इस फिल्म को हमने खींचा और छोड़ दिया, ये वापस आ गया। तो जितना हमने वर्क डन किया उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ गई। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसके डेरिवेशन का, ठीक है। चलो तो वो जान लेते हैं हम कैसे हमने डिराइव किया वो फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला जो हमें लेकर आना है, कैसे आया वो देख लेते हैं हम, ठीक है। ओके हाँ, वो नहीं है, वो तो फोर्स का है, अपना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। सो सर यहाँ से शुरू करते हैं हम। T इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एल। तो हमने कंसिडर की एक रेक्टेंगुलर फ्रेम P डैश S की, ठीक है। उसके अंदर ये जो QR आर्म है वो हमने एज ए स्लाइडर यूज किया, उसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया, यहाँ पे एक फिल्म फॉर्म हो गई। ईच आर्म इज एक्सपीरियंसिंग इनवर्ड फोर्स, यहाँ पे एक इनवर्ड फोर्स सब जगह पे हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन का फिनोमिना, ठीक है। फिर हमने इसको खींचा और वापस रिटर्न अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया QR आर्म, ठीक है। तो QR आर्म के ऊपर नेट इनवर्ड फोर्स हमें देखने को मिला, क्योंकि जैसे हमने इसको खींचा ये अंदर की तरफ नेट इनवर्ड फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगा उसके ऊपर वो हम निकाल लेते। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला F/L, तो F कितना होगा T इंटू L। अब ये इसके इस साइड में भी और उसके उस साइड में भी एयर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये काफी जरूरी है। तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर, क्योंकि इसके इस साइड में भी उसके उस साइड में, तो देयर आर 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट विद एयर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। सिंस द फिल्म हैज 2 सरफेसेस अपर एंड लोअर, दिस इज अपर एंड दैट लोअर, या अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो अपर और ये लोअर हो जाएगा, तो इसलिए 2L से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने इसको खींचा dx डिस्टेंस से, F डैश फोर्स लगाया, छोड़ दिया, तो ये रिटर्न इसके ऊपर फोर्स लग गया F, ठीक है। तो कितना हमने वर्क डन किया इसका एक्सेस एरिया बढ़ाने में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को हम लिखेंगे, पीछे लिखा था जितना हमने लगाया इस फिल्म ने भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाया, दैट इज T इंटू 2L इंटू ये आगे का dx, ठीक है। तो 2L इंटू dx इज बेसिकली, यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये देखो ये वाला क्या हो गया, L इंटू ये dx इंटू 2, क्योंकि 2 साइड से है वो, तो ये क्या हो गया, कितने से हमने एरिया उसका बढ़ाया, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा dA। तो इसमें हमने T को छोड़ दिया, इस वाले टर्म को क्या लिखा dA। तो जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा अभी, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी को ही हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो फॉर्मूला हुआ सरफेस एनर्जी का, वर्क डन का जो फॉर्मूला है T इंटू dA, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो सरफेस एनर्जी इज E इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा A लिखो तो भी चलेगा। तो हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, 2 फॉर्मूला हो गया हमारे पास।
सरफेस टेंशन का ओरिजिनल फॉर्मूला F/L और एनर्जी के टर्म में E/ΔA। यूनिट में यहाँ पे लिख सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर। तो एमसीक्यू में सवाल आ सकता है सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर भी सही है या न्यूटन पर मीटर भी सही है। इसको ब्रेक डाउन करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। चलो छोटे मोटे एग्जांपल समझते हैं हम अभी। कैलकुलेट तुम लोग कोशिश करना, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अभी मैं पॉज नहीं करूंगा, ये बाद में मैं कट कर दूंगा इसको बीच में से, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी सही चल रहा है कि वो एक बार देख लेता हूं। यस, गोइंग करेक्ट। हाँ जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। हमें एक सवाल पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 2.5 इंटू 10⁻²। तो एक हमें बबल बनाना है। नहीं था बबल और पहले फिर हमने ब्लो किया तो बबल बन गया, ठीक है। तो पहले एरिया कितना था, इनिशियली था ही नहीं तो 0। अभी कितना हो गया इसका बबल का एरिया, 4πr²। सरफेस एरिया लेते हैं अपन 4πr²। तो कितनी, क्या पूछा इन्होंने, वर्क डन कितना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वही वर्क डन का फॉर्मूला है, दैट इज T इंटू ΔA। टी की वैल्यू गिवन है और ΔA क्या होगा, A फाइनल माइनस A इनिशियल। A इनिशियल 0 पुट कर देंगे तो वर्क डन कितना आएगा, T इंटू उसका जो फाइनल एरिया बनेगा A। और इसको अंदर भी एयर होता है बबल के, ध्यान रहे, बबल और ड्रॉपलेट में फर्क है। ड्रॉपलेट के अंदर पानी होता है, बबल के अंदर एयर होती है। तो ये जो फिल्म बन रही है यहाँ पे स्फीरिकल शेप का जो बबल बन रहा है, उसके कितने सरफेसेस कांटेक्ट में है एयर के, हमने कहा 2। तो इसलिए यहाँ पे ये जो A है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। तो कितना हुआ उसका एरिया, 2 इंटू 4πr²। इनिशियली कितना था, 0 था। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ इसका, फिर हमने कहा जो इतना A इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 4 8πr²। सो T इंटू ΔA में T तो ऑलरेडी गिवन है ये, और ΔA यहां से हमने निकाला 8πr², जो कि ये नंबर आया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर रहा। वर्क डन का यूनिट जूल। कई सेंटीमीटर होगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तुम्हें आना चाहिए 10⁻⁻² मीटर। अगर एरिया होगा तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 10⁻²। चलो आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। एक लिक्विड ड्रॉप हमने सॉलिड सरफेस पे रख दिया और उसका हम शेप देखते हैं कि कैसा आता है, ठीक है। तो हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, दीज आर द डायग्राम्स जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। सो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट इज ड्रॉप्ड ऑन अ प्लेन सॉलिड सरफेस, इट आइदर स्प्रेड्स और फॉर्म अ ड्रॉपलेट। मतलब आइदर डिपेंडिंग अपॉन वो लिक्विड किस टाइप का, एक तो वो ऐसा स्प्रेड हो जाएगा इसके ऊपर, नहीं तो एक ऐसा ड्रॉपलेट बनाएगा। कब स्प्रेड होगा, कब ड्रॉपलेट बनेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। एक टर्म है जिसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और वो डिपेंड करेगा कि उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसा है, ठीक है। तो हम एक डायग्राम पहले मैं दिखा दूं, फिर उसकी टर्मिनोलॉजीज हम पीछे देख लेते हैं ये, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक ड्रॉपलेट मान लेते हैं कि कोई ऐसा ड्रॉपलेट है, ऐसा शेप का ड्रॉपलेट यहाँ पे बना है किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे 3 फोर्सेस दिखा देते हैं, ठीक है। द फोर्स बिटवीन एयर एंड सॉलिड इज T2, द फोर्स बिटवीन एयर एंड लिक्विड इज T3, एंड द फोर्स बिटवीन दिस लिक्विड एंड दिस सॉलिड इज T1। तो कोहेसिव एडिसिव वाले फोर्स है ना, T1 T2 T3 से दिखाए हमने, ठीक है। सभी एडिसिव फोर्स है, एयर और सॉलिड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, T2 फोर्स, एयर एंड लिक्विड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, T3 फोर्स। टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं किसी भी सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, वो हमारा फोर्स हुआ है सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड और एयर के बीच में, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज T1, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। लिक्विड सॉलिड इंटरफेस दैट इज T1, सॉलिड एयर इंटरफेस T2, एंड लिक्विड एयर इंटरफेस में जो फोर्स लग रहा है T3। लेट्स से कि ये एंगल यहाँ से सॉलिड के अंदर से एंगल मेजर किया हमने T3 का, वो है थीटा, ठीक है। और मैं इसके अभी कंपोनेंट लेता हूं और कुछ टेक्निकल पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दिस इज T2 हियर, T3 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा T3 cos थीटा,
एंड देयर इज ऑलरेडी T1 ऑन दिस साइड T1, तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T3 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको कॉस थीटा के टर्म में लिखते हैं, तो ये आ रहा कॉस थीटा की तरह लिखेंगे फिर हम कॉस थीटा, यहां से फिर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 इज अवर कॉस थीटा। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 हमारा ये क्या हो गया, कॉस थीटा। एंड ये थीटा क्या है, सॉलिड सरफेस से लिक्विड सरफेस का जो कर्व, वहां से हमने एक जो टेंजेंट निकाली, उस टेंजेंट का जो फोर्स था उसके बीच का एंगल, सॉलिड और उस टेंजेंट के बीच का फोर्स का एंगल, दैट इज दिस थीटा। अब ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है और ये 0 है, इन तीनों केस के लिए हम कमेंट करेंगे कि ये इसका शेप कैसा दिखेगा। ठीक है, अगर cos थीटा, पहली केस, अगर cos थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है। कब एक्यूट एंगल बनेगा cos थीटा, जब ये वैल्यू 90 मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाए हमारी, 1 से कम हो जाए, ये वैल्यू कैसी हो, 1 से कम हो, मतलब पॉजिटिव हो वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हो, मतलब पॉजिटिव हो। cos 0 1 होता है एंड cos 90 कितना होता है, 0, तो 0 से 90 के बीच में हो तभी ये एक्यूट होगा, और मतलब ये पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू। ये पॉजिटिव कब होगी, जब T2 T1 से बड़ा होगा, नहीं तो नंबर निगेटिव आ जाएगा ना। एंड T3 जो है वो इन दोनों से कम होना चाहिए, नहीं तो 0 पॉइंट में आ जाएगा। ओके, यस, सो दिस नंबर शुड बी, हाँ सॉरी मैं गलत बोल चुका, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, 1 से कम ही होना चाहिए ना ये नंबर, तो दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी लेस देन दिस नंबर। ठीक है, ये बड़ा हो गया छोटा हो गया तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता, वो कॉस की वैल्यू 1 से कभी बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जिसमें T2 बड़ा होना चाहिए T1 से और ये नंबर T3 से छोटा होना चाहिए, तब cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और वो शेप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मतलब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब थीटा कैसा होगा, थीटा होगा एक्यूट। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल है वाटर, नॉर्मल वाटर ऐसा शेप बनाता है और उसका मतलब थीटा कितना होता है, एक्यूट होता है। ठीक है, चलो ऑब्ट्यूस, इसका एग्जाम्पल वो भी करेंगे, पहले ये समझते हैं। इसका जो शेप है वो ऐसा बनेगा, ये है मर्क्यूरी, ये कौन है, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी का जो थीटा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ऑब्ट्यूस होता है, मतलब उसका शेप ऐसा बनेगा। वो कम से कम कांटेक्ट करेगा सरफेस के साथ, जो लिक्विड है अपना वाटर, वो इतना बड़ा स्फीयरिकल शेप बनाएगा, मतलब वो ज्यादा इतना बड़ा कांटेक्ट कर रहा है सॉलिड के साथ, मतलब जिसका थीटा एक्यूट है वो ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट बनाएगा सॉलिड के साथ। जिसका थीटा काफी कम है, ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस है, वो कम से कम कांटेक्ट बनाएगा उस लिक्विड के साथ, एग्जाम्पल मर्क्यूरी। तो ये नंबर हमें अभी निगेटिव चाहिए, मतलब ये बड़ा होना चाहिए, T1 इज ग्रेटर देन T2, एंड ये नंबर कैसा होना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली वो तो बड़ा ही होना चाहिए न्यूमरेटर से। सो T1 माइनस T2 से उल्टा लिखेंगे ना, क्योंकि T2 छोटा हो गया, T1 बड़ा हो गया, तो मैग्नीट्यूड में T3 शुड बी ग्रेटर, डिनोमिनेटर का नंबर ज्यादा ही होना चाहिए आइदर ऑफ द केस में, तब जाके थीटा कैसा होगा, निगेटिव आएगा, cos थीटा निगेटिव आएगा। ठीक है, वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा फिर 90 डिग्री से ज्यादा है तो, और एग्जांपल मर्क्यूरी याद रखोगे। ठीक है, स्पेशल केस, थीटा एग्जैक्टली 1 आया, वो कब आएगा, जब ये T2 माइनस T1 का आंसर T3 के बराबर हो जाएगा, तब cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब थीटा कितना हो जाएगा वहां पे 0 डिग्री, मतलब वहां पे क्या होगा, वो जो सरफेस है वो एग्जैक्टली ऐसा फ्लैट दिखेगा, ऐसा लगभग ऐसा लिक्विड ऐसा फ्लैट दिखेगा, ना ही ऐसा कर्व शेप लेगा ना ही ऐसा लेगा, दिस विल फ्लैट। ठीक है, एक लास्ट केस, फोर्थ केस, मजा आ रहा है क्या, T2 माइनस T1 अगर ये बड़ा हो गया T3 से, T2 माइनस T1 अगर बड़ा हो गया T3 से, या T2 की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई इन दोनों के एडिशन से भी ज्यादा, तब cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं तो फिर प्रैक्टिकली हो क्या रहा है,
तो प्रैक्टिकली क्या होगा, फ्लूइड फ्लो करने लगेगा वहां पे, रुकेगा नहीं, कोई बूंद नहीं बनेगी वहां पे, फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है, ड्रॉपलेट्स नहीं बनेगा वहां पे। तो ये कहानी है इसकी, ठीक है, आई होप समझ रहे हो तुम लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स। अभी ड्रॉप और बबल के हम एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। Liquid drop and small bubbles are spherical in shape because forces of surface tension dominate the gravitational force. ऊपर से बारिश हो रही है और एक हमारे पास ड्रॉपलेट है, ठीक है, तो यहां पे इस बाउंड्री पे सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, और अंदर ये मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर जिसको हम कहेंगे, वो ग्रेविटेशनल प्रेशर से ज्यादा होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा ये सरफेस टेंशन और ये इंटरनल फोर्सेस है, इसलिए हम ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे निग्लिजिबल करते हैं जब हम कभी पढ़ने जा रहे हैं ये, ठीक है। सो अ बबल और अ ड्रॉपलेट डज नॉट कोलैप्स। जो बूंद है वो बूंद पानी में ऐसे तितर बितर क्यों नहीं हो जाती, वो बूंद बूंद ही बन के नीचे क्यों आती है, क्योंकि वो कोलैप्स क्यों नहीं होती, बिकॉज रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, इस बूंद के ऊपर जो बाहरी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ठीक है, resultant external pressure and the force of surface tension is smaller than the pressure inside a bubble. बबल के अंदर जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू ये बाहर का जो प्रेशर है, इसलिए वो खुद को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, बिकॉज इस सरफेस टेंशन के मॉलिक्यूल्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स, सरफेस एनर्जी बढ़ गई तो नजदीक आ गए तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये ड्रॉपलेट कोलैप्स नहीं होता, ये रीजन है उसका। अभी हम जानेंगे कि कितना एक्सेस प्रेशर अंदर है। तो अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ये जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स के कारण जो प्रेशर बना है और जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उन दोनों को मिला के भी अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए बबल या ड्रॉपलेट कोलैप्स नहीं होते, ठीक है। अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर वो बबल फूट जाता, नॉर्मल से बबल अपना हाथ दबा देना तो सरफेस टेंशन की सरफेस फिल्म हमने ब्रेक कर दी, तब वो फूट जाएगा, वो बात अलग है। तो अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है वो हम एक्सेस प्रेशर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है उसका एक्सप्रेशन देखेंगे, बोर्ड में उसका डेरिवेशन पूछते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज ये जरूरी है समझना, ठीक है। सो अंदर का प्रेशर है पी आई मान लो, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पी नॉट है। तो अंदर कितना प्रेशर ज्यादा है, हमने कहा अंदर जितना प्रेशर है माइनस बाहर जितना प्रेशर है उतना करो, उतना एक्सेस प्रेशर है भैया अंदर। सो लेट्स कंसिडर कि हमारे पास ड्रॉपलेट है जिसकी रेडियस हम इंक्रीज कर रहे हैं आर से आर प्लस डेल्टा आर। पहले रेडियस इतनी इसकी कितनी थी, आर थी, और हमने उसकी रेडियस डेल्टा आर से बढ़ा दी, मतलब अभी नई रेडियस कितनी होगी, आर प्लस डेल्टा आर। अभी उसका हमने ड्रॉपलेट का रेडियस साइज ही बढ़ा दिया, ठीक है, ओके। इनिशियली एरिया कितना था इसका, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। जब ये बड़ा हुआ, हमने बड़ा किया उसको ड्रॉपलेट को, जिसकी रेडियस होगी आर प्लस अभी डेल्टा आर, उसका एरिया कितना होगा, तो हमने कहा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डेल्टा आर बहुत छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं यहां से। तो डेल्टा आर स्क्वायर को हमने यहां से कंसिडरेशन से निग्लेक्ट कर दिया। तो A2 कितना हुआ अभी, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 2 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। तो अब हम कितने से एरिया हमने इंक्रीज किया, हमने कहा A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, ये और ये गया, कितना बचा, ये इतना बचा, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। और फिर हमने वर्क डन निकाला और एक्सेस प्रेशर का फिर वहां से रिजल्ट हमें मिलेगा। वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देखा ना, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू डेल्टा ए, एंड एनर्जी ही वर्क डन है। और डेल्टा ए कितना आ गया हमारा 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। और हम अभी क्या करते हैं, हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इंटू सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला है, तो अपना बेसिक फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया इज नथिंग बट द फोर्स एफ, ठीक है। तो हम फोर्स को ये लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर दैट इज डेल्टा पी
इंटू सरफेस एरिया दैट इज ए। ठीक है, और वर्क डन इज नथिंग बट, वर्क डन तो ये लिखा ही लिखा है, यस, उसको हमने इक्वेशन 2.20 बनाया। वर्क डन हमारा मैकेनिक्स में ऑलरेडी पता है हमें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एफ इंटू डेल्टा आर। ये रहा तुम्हारा डेल्टा आर। एफ तो ऑलरेडी हमारे पास है, एफ इज नथिंग बट डेल्टा पी इंटू ए, दिस इज अवर डेल्टा पी इंटू उसका सरफेस एरिया, द ओरिजिनल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, मतलब ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, उसकी ये साइड और इसकी ये साइड हमने दोनों को इक्वल कर दिया बच्चों। सो T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। कट कर दिया, 4 पाई 2 बचा यहाँ पे, है ना, एक आर यहां से चला गया, बचा हुआ हमने लिखा दैट इज 2T डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट। इतना ज्यादा एक्सेस प्रेशर है, कितना है अंदर, अंदर कितना है, फिर हमने कहा 2T अपॉन आर प्लस पी नॉट, इतना अंदर है। कितना ज्यादा है, हमने कहा इतना ज्यादा है। कितना अंदर है, हमने कहा इतना अंदर है ना। तो सवाल पूछ सकते हैं ऐसे, सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहां तक देख रहे हो बच्चों, सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत मेहनत करता हूं मैं ये बनाने के लिए। आई ऑलवेज बिलीव कि अगर हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो तुम लोगों को हमारे तरफ से जो स्मार्ट इनपुट मिलेंगे तुम लोगों के लिए काफी यूजफुल होंगे। और कम से कम समय में, देखता हूं मैं 5-5, 6-6 घंटे का 1 शॉट लेक्चर रहता है, अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन फॉर्म में अगर टीचर सिखाए बच्चों को, तो मुझे लगता है कि जो ड्यूरेशन है सिखाने का वो भी कम हो जाएगा, और कलरफुल, इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में अगर बच्चे को हम पढ़ाएं तो उनको समझने के एफर्ट भी कम लगेंगे और बच्चे बोर नहीं होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये जो इक्वेशन हमने ये यहां से लाया है जो स्फीयर का, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैप्लास लॉ। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैप्लास लॉ। ठीक है, अब हम सोप बबल की बात करते हैं वैसे ही, तो हम अर्लियर डेरिवेशन यूज कर लेते हैं। सोप बबल में क्या करेंगे, इस एरिया को बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ड्रॉपलेट में क्या था, ड्रॉपलेट में बेसिकली हमारे पास अंदर पानी होता है ड्रॉपलेट में और बाहर एयर होता है। और बबल में क्या होता है, बबल में अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। तो 2 सरफेसेस इस फिल्म के एयर के कांटेक्ट में आ गए, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो चेंज इन एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 8 2 16 हो गया ये, फिर ये डेल्टा ए हमारा, दिस डेल्टा ए बिकम्स नाउ 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर। तो हमारा जो वर्क डन है उस फॉर्मूला में हम यहाँ पे पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर करेंगे और उसको इक्वल कर देंगे ये t इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर, जैसे अपन ने पीछे यहाँ पे इन दोनों को इक्वल कर दिया था। कहाँ गया वो, यहाँ पे इन दोनों को, ये t इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर को हमने पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर डेल्टा आर स्क्वायर को, तो इस एक्सप्रेशन में बस हमने सोप बबल के एक्सप्रेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 16 हो गया। अभी यहाँ पे दिस इज 16, कट कर दिया। एंड फाइनली एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर ज्यादा है 40 अपॉन आर, तो बबल के अंदर ज्यादा प्रेशर है, एयर अंदर बाहर भी एयर, तो उसके कारण ये ज्यादा टेंशन के कारण सरफेस एनर्जी इनकी ज्यादा होगी, तो ज्यादा जल्दी नजदीक नजदीक आएंगे 40 बाय आर। ठीक है, अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट समझते हैं। तो देखो, कभी भी लिक्विड अपन किसी भी कंटेनर में रखते हैं, डिफरेंट प्रकार के लिक्विड ना सरफेस पे कुछ अलग अलग कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, मिनिस्कस शेप इसको बोलते हैं, अलग अलग मिनिस्कस बनाते हैं। ये कॉन्केव मिनिस्कस है, ऊपर से देखें तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस है। और यहां से ये लाइन थोड़ी इधर से चाहिए थी, ये वाला ना इधर से ड्रॉ करना था, ये वाला ऐसा था, ये ऐसा। उस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस सरफेस के साथ वो एंगल मेजर करेंगे, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। हाँ, हमने पीछे भी पढ़ा था, वो वही था ये, यस, यहाँ पे हमने बनाया था, ऐसा ड्रॉपलेट था, ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये सॉलिड सरफेस और एक कर्व के टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो सॉलिड सरफेस और इस कर्व से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, थीटा। 90 डिग्री से कम है ये। और अगर ऐसा शेप बना रहा है कोई लिक्विड, मर्क्यूरी बनाता है ऐसा, उससे टेंजेंट ड्रॉ की हमने, और ये सरफेस से अंदर से, लिक्विड के अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से मेजर करेंगे एंगल। कोई कहेगा ये नहीं, अंदर, लिक्विड के अंदर से, इनसाइड द लिक्विड, ऑब्ट्यूस है ये। इसका एग्जांपल है मर्क्यूरी, और ये कौन है हमारा,
ये हमारा एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है। सो जब हम लिक्विड डालते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर तो वो स्प्रेड होता है, तो लिक्विड वेट द सॉलिड, ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट बनाएगा। ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट बनाएगा का मतलब क्या है कि लिक्विड का क्या होता है, सॉलिड के साथ एडेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसका शेप ऐसा आता है। मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल कम से कम कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, इतना कांटेक्ट कम बना, देखो इसका इतना कांटेक्ट ज्यादा बना, ये नॉर्मली अगर ऐसा लिक्विड होना चाहिए था, ये ऊपर क्यों आया, इतना कांटेक्ट ज्यादा बनाया वाटर ने, तो इसका एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम बनाता है वो एडेसिव फोर्स ज्यादा वाला होता है। वो लिक्विड वाटर है और वो वेट करता है सॉलिड को, फैलता है, वेट करने का मतलब फैलता है, ठीक है। इसमें हमने देखा था ये वाला एग्जाम्पल, ऐसी बूंद बनी थी वाटर की, या मर्क्यूरी की बूंद ऐसी बनी थी, तो इसने वेट किया ना सरफेस को, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फैल गया, ये इसने वेट नहीं किया, कम से कम। या मतलब अगर हम पानी डाल देंगे तो पानी स्प्रेड हो जाएगा, और मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट मर्क्यूरी डाल देंगे तो मर्क्यूरी की बूंदे बनेगी, वो फैलेगा नहीं, बूंदे वैसे ही रहेगी, छर्रे छर्रे रातील त्याचे तिथे। चलो, वाई द शेप इज डिफरेंट, क्यों ऐसा डिफरेंट होता है, देखो अभी यहाँ पे मैंने तो बता ही दिया, थोड़ा और टेक्निकली बताता हूँ। ये वाटर है, वाटर ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट बनाता है, तो वाटर का एडेसिव फोर्स ज्यादा है। समझो लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो हमने इस एरो पी से दिखाया। लिक्विड के ये वाला जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उसको ये सॉलिड का मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है एडेसिव फोर्स से। इस लिक्विड के ऊपर ये अपने खुद के मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स वाले खुद को खींच रहे हैं यहाँ पे सी। कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडेसिव फोर्स ज्यादा है, तो P और C का अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो वो P की तरफ ज्यादा होगा, इसलिए रिजल्टेंट आया इस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस बनता है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे हमने देखा लिक्विड, ये अपना मर्क्यूरी है, समझो ये लिक्विड कौन है, मर्क्यूरी है, उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, अपने खुद के मॉलिक्यूल ए को अपनी तरफ खींचेंगे, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडेसिव फोर्स उसका कम है, तो इस बार C ज्यादा है और P कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स उसकी तरफ आएगा इनसाइड द लिक्विड, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके अलोंग जो कर्व है वो उसका कर्व है, दैट इज दिस मिनिस्कस रिप्रेजेंट्स मर्क्यूरी, और उसका एंगल हम देखेंगे सरफेस से वो 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। इसका रिजल्टेंट से हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो सरफेस से एंगल ड्रॉ करेंगे, वो एंगल 90 डिग्री से कम आएगा। सो दीज आर इंटरलिंक। 90 डिग्री से कम वाला कॉनकेव मिनिस्कस बनाएगा, एग्जाम्पल वाटर, और वो एडेसिव फोर्स उसका ज्यादा होता है, और वो लिक्विड सॉलिड्स के ऊपर अगर फैलेगा तो वेट करेगा। और जिसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट वो 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, और वो मिनिस्कस किसी बर्तन में डाल देंगे तो वो उसका जो मिनिस्कस का शेप है वो कॉन्वेक्स बनेगा, एग्जाम्पल इज मर्क्यूरी, स्प्रेड नहीं होगा। अगर अपन प्योर वाटर लेकर आएंगे ना तो उसका प्योर वाटर का क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे एडेसिव फोर्स होगा, और ये कोई यहाँ पे ऊपर या नीचे नहीं होगा, ऐसे फ्लैट लाइन हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्लीन ग्लास के ऊपर प्योर वाटर डाल देंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 0, कर्व नहीं होगा, मिनिस्कस नहीं फॉर्म होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन अभी यहाँ पे बताओ, ये वाटर होगा ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री ज्यादा मर्क्यूरी होगा, ठीक है। अभी किसके ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन मुझे कम करना है तो तुम क्या करो, डस्ट पार्टिकल डाल दो, या तुम क्या करो उसके अंदर डाल दो डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट या डस्ट पार्टिकल से क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है। डस्ट से तो कपड़े नहीं धोते हम डिटर्जेंट से कपड़े धोते, तो डिटर्जेंट से क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है। तो डिटर्जेंट वाला वाटर डस्ट पार्टिकल को खींच लेता है अपनी तरफ, और जो फैब्रिक है वो फैब्रिक से डस्ट निकल जाती है, कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। डिटर्जेंट वाला वाटर आसानी से कपड़े धोगा, क्योंकि सरफेस टेंशन जितना कम होगा उतना ही डस्ट पार्टिकल वहां से आसानी से फैब्रिक से निकलकर बाहर आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा देने से, टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से भी सरफेस टेंशन कम होता है। तो गर्म पानी में कपड़े धोगे तो जल्दी से साफ होंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन गर्म पानी का कम होता है, ठीक है। यस, दैट इज द थिंग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस, उसकी हमने अभी बात की है, एक बार उसको देखते हैं, क्योंकि हमें अभी
मर्क्यूरी राइज एंड वाटर कॉलम हाइट राइज एंड डिप देखना है कैपिलरी एक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर प्लेन सरफेस है, ये प्लेन अगर सरफेस है तो ऊपर और नीचे, ये समझो लिक्विड का सरफेस है ये, ठीक है। और अगर वो फ्लैट है मतलब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर कैसा है, सेम है। अगर कुछ इस प्रकार का कर्व है तो जहां पे कॉन्वेक्सिटी होती है अंदर, जहां पे ऐसा कर्व इनसाइड द कर्व जो होता है वहां का प्रेशर ज्यादा होता है। सो दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। किसी ने पूछा कहां प्रेशर ज्यादा है, तुम बस शेप देखो, जहां पे जहां पे कर्वेचर क्लोज्ड है ये वाला, दिस इज क्लोज्ड कर्व, दिस इज ओपन कर्वेचर बाहर, ठीक है। तो इनसाइड पे ज्यादा प्रेशर होगा। अब यहाँ पे दिस इज द क्लोज्ड कर्वेचर, ये कर्व दबा हुआ है ना, यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। एंड दिस साइड जो भी है इसका प्रेशर क्या होगा, इस साइड का प्रेशर क्या होगा, कम। सो दिस इज आउटसाइड, दिस आउटसाइड ऑफ कर्वेचर प्रेशर इज लेस, इनसाइड ऑफ द कर्वेचर प्रेशर इज मोर। यहाँ पे इनसाइड ऑफ द कर्वेचर प्रेशर इज मोर, आउटसाइड इट इज लेस, ठीक है। So pressure on the concave side is always greater. This concave side is always greater. This is the concave side is always greater. This is equal. ऊपर और नीचे प्रेशर कैसा है, इक्वल है, ठीक है। ओके हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। दिस वन इज रिपीट हो गया है, मैं प्रेजेंटेशन से तुम्हें जब शेयर करूंगा तो हटा दूंगा। एक स्लाइड ज्यादा रिपीट हो गई है, बस हमने ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। एक सवाल करते हैं अभी, फाइंड द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप इफ द एक्सेस प्रेशर इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सरफेस टेंशन की इतनी वैल्यू दी है। तो हमने कहा वाटर ड्रॉप एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2T/R होता है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर कितना हमें गिवन है 80 न्यूटन पर, उसको इक्वेट कर देंगे। रेडियस पूछा है तो R ऊपर गया, ये P माइनस P0 इधर आ गया, ठीक है। और वो कितना दिया था 80, 2 की वैल्यू ये, 2 इटसेल्फ इज अ वैल्यू एंड टेंशन सरफेस का इतना है। सब्स्टिट्यूट कर दिया, रेडियस आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमीटर आ गया, ठीक है। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन क्या है, हमने देखा होगा की अगर स्मॉल कॅव्हिटी या स्मॉल ओपनिंग आहे, दिवा लावतो ना आपण, त्याच्यामधली जी वात असते त्या वातीला जर आपण तेलामध्ये टाकलं तर तिथून लिक्विड वर येतं वातीच्या टिप पर्यंत आणि मग आपण त्याला लाईट करतो तर दिवा पेटतो, ठीक आहे। जर ऑइल वर आलंच नाही तर ते जळून जाते वात, दिवा पेटत नाही, ठीक है। तो ये जो लिक्विड का राइज होना किसी भी स्मॉल कैविटी के अंदर या स्मॉल ट्यूब के अंदर, उसको कहते हैं कैपिलरी राइज। कहीं पे फॉल भी होता है, उसको कैपिलरी फॉल कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन इज नथिंग बट राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ फाइन ट्यूब, पतली ट्यूब में। जैसे ऑयल इन अ विक, दिवाची बात करते हैं। सैप इन अ ट्री, वो नीचे से पेड़ पौधे पानी ऊपर कैसे लेकर जाते हैं। या ब्लोटिंग पेपर जिसमें इंक वो खींच लेता है अपने अंदर, वो क्यों होता है, ठीक है। समझो हमारे पास एक ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब है, स्मॉल डायमीटर रेडियस की छोटी सी ट्यूब है, h हाइट की ट्यूब है काफी लंबी, और उसको हमने पानी में डाल दिया तो पानी इस ट्यूब के अंदर ऊपर जाएगा। इतनी बड़ी नहीं, छोटी होती है दिखाने के लिए, काफी बड़ी दिखाई हमने। तो लिक्विड क्या होगा, इसके अंदर राइज होगा ऊपर, ठीक है। तो वो राइज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड का जो प्रेशर है, दिस साइड का प्रेशर कैसा है, दिस साइड का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो क्या होता है, दिस साइड हैज हायर प्रेशर एंड यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। वो बैलेंस करने के लिए इसके अंदर ये लिक्विड राइज हो जाता है ताकि यहाँ पे इस लेवल पे प्रेशर बना रहे, सेम बना रहे। तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर सेम है, ये प्रेशर और ये प्रेशर बैलेंस करने के लिए लिक्विड को इतना हाइट ऊपर जाना पड़ा, ठीक है। तो हम अभी एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि ये कितना हाइट राइज हुआ है ऊपर। उसके लिए हमने कहा कि लेट्स से कि h हाइट वो सरफेस से ऊपर राइज हुआ है। जब हमने इसको डिप किया लिक्विड के अंदर तो उसके सरफेस से ऊपर h हाइट ये राइज हुआ है। वो जो ट्यूब थी, ट्यूब की रेडियस हम r मान लेते हैं, ठीक है। और जो मिनिस्कस का शेप जो बना हुआ है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी दिखाया, दिस इज थीटा, और ज्योमेट्री से हमने देखा ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। और उसको दो तरीके से तुम डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अभी ऊपर और नीचे जो प्रेशर डिफरेंस है, वो यहाँ पे जो ρg h वाला जो प्रेशर आया है, ρg h जो प्रेशर है यहाँ पे, ये वो इसके कारण आया, कॉन्वेक्सिटी के कारण। एक्सेस प्रेशर यहाँ पे जितना बना है उतना ही प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, दैट इज एक्सेस प्रेशर कितना हुआ है उस कॉन्केविटी साइड में, दैट इज 2T/R, और जो कि किसके बराबर होगा,
हमने कहा वो जो हाइट h का जो लिक्विड राइज हुआ है उसके बराबर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज रो जी एच। और फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस r को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस ट्रायंगल की मदद से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से cos थीटा हो जाएगा एडजस्ट, ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस हो गया, एडजेसेंट इज r एंड हाइपोटेनियस इज कैपिटल R। तो हम कैपिटल R को लिखेंगे स्मॉल r अपॉन cos थीटा, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, दिस वन। ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से r बाय cos थीटा ऊपर जाएगा, दैट इज 2t cos थीटा अपॉन रो जी इधर लेकर आएंगे और h को उधर छोड़ देंगे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाइट राइज इन द कैपिलरी 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये हाइट राइज ना होते हुए वहां पे डिप हो जाएगी, लिक्विड सरफेस के नीचे होगी वो, मतलब वो जो ट्यूब है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी हमें। वो जो ट्यूब हमने डाली है, ये लिक्विड ऐसा सड़ा हुआ मुंह करके बैठेगा यहाँ पे, तो h हाइट नहीं डेप्थ कहेंगे, h सरफेस से h डेप्थ वो नीचे चला गया। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है, मतलब वाटर है तो राइज करेगा, मर्क्यूरी है तो डिप करेगा। ओके, वाटर है तो राइज करेगा, मर्क्यूरी है तो डिप करेगा। दूसरा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ये जो लिक्विड कॉलम का वेट है, ये कॉन्वेक्सिटी अगर इतना हम इग्नोर कर दे क्योंकि यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस टेंशन T, यहाँ पे इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो ये है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएंगे, मतलब ये जो फोर्स F है जो कि यहाँ पे थीटा दिखाया था, ये थीटा हो जाएगा, दिस इज F cos थीटा, ठीक है, एंड दिस इज F sin थीटा, ठीक है, इस साइड। तो F cos थीटा, द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन F cos थीटा का कंपोनेंट ऊपर आ गया, इसका कंपोनेंट वो mg को बैलेंस कर देगा। तो फोर्स ड्यू टू F cos थीटा क्या होगा, फोर्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट T इंटू L, F cos थीटा होगा तो T इंटू cos थीटा, देर आर L is nothing but the circumference, ये वाला, that is T into 2 pi R into cos थीटा लिखेंगे हम इसे, ठीक है। और M को pi R स्क्वायर रो जी लिखेंगे अपन, ये वाला जो हाइट इसका है, सिलेंडर मान लेते इतना, इसकी हाइट H, रेडियस R, उतना लिक्विड का वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी, तो मास बन गया हमारे पास। सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ कट हो गया काट दिया, एक R पाई कट हो गया, और यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन जो यहाँ पे बना है, सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे बना, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। आइदर वेज हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में एंटर करते हैं हम अभी। थर्ड पार्ट इसका है हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स था पहले दो पार्ट, सरफेस टेंशन एंड प्रेशर, लिक्विड जब रेस्ट में होता है हाइड्रोस्टैटिक्स, लिक्विड जब रेस्ट से मोशन में आ जाए तो हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल हम देखेंगे, फ्लूइड के अंदर से पाइप फ्लो होगा और कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगा और एरोप्लेन उड़ाएंगे हम यहाँ पे। चलो फिर शुरू करें। ऑलराइट, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी तुम्हें अच्छा लगे, तो उनको भी बताना कि भैया इतना देख लेगा ना, तेरा पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर हो जाएगा। प्रीमियम कोर्स है भाई, फ्री में, ठीक है, पता चले बाद में मैं इसको पेड कर दूं, डाउनलोड करके रखो फिर। द फ्लूइड इन मोशन हाइड्रोडायनामिक्स, लेट मी चेक जस्ट की रिकॉर्डिंग सब कुछ ऑन है क्या, क्योंकि काफी लंबा समय है। और हाँ जी, यस, ओके ओके, राइट, ऑल गुड, हाँ सही चल रहा है। चलो, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करेगी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, और ऐसा फ्लूइड जो कैसा है मोशन में, उसको हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। हम हमारा डिस्कशन सिर्फ आइडियल फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है और लैमिनार मतलब स्मूथ फ्लो है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो है जिसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम है, ऐसे फ्लो की हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नल से पानी निकल रहा है, कुकिंग गैस का जो कुकिंग पाइप से जो गैस निकलता है, और रिवर से जो स्टिल वाटर फ्लो होता है, और कैनल से जो पानी फ्लो होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, जब बाढ़ आ गई, बाढ़ आने वाला जो पानी है वो टर्बुलेंट पानी है, उसकी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो जब हम बात करेंगे किसी पाइप को इमेजिन करो, एक पाइप को इमेजिन करो, मतलब एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो इमेजिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब फ्लूइड आइडियल है और वो फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो आइडियल फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो दिखता है,
जिसकी फ्लो लाइंस जो है, पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, स्मूथली, हर एक पार्टिकल एक दूसरे को काटेंगे नहीं। स्ट्रीमलाइन कर्व हुज टेंजेंट एट पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये ऐसा अगर हम लाइन से दिखाएंगे इस फ्लूइड को, इमेजिन कर्व लाइन को, उससे टेंजेंट हम निकालेंगे तो ये टेंजेंट उसके डायरेक्शन को दर्शाती है। तो फ्लूइड के डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से, और ये नेवर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तभी है ये स्ट्रीम लाइन, तभी ये फ्लो लाइन डायरेक्शन में चल रहा है, हम ऐसा बोलेंगे। फ्लो ट्यूब, ये जो ट्यूब हमने ड्रॉ की है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको दिखाने के लिए, उस इमेजिनरी ट्यूब को अपन फ्लो ट्यूब कहते हैं, ठीक है। मेजरेबल प्रॉपर्टी, इसमें हम क्या देखते हैं, स्टेडी फ्लो के अंदर हम प्रेशर और वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं, वो हर एक इंस्टेंट में कांस्टेंट होती है, आगे आएगा वो। दो प्रकार के फ्लो होंगे, वन इज लैमिनार फ्लो जिसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, एंड अनदर इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो जो स्मूथ फ्लो है, जिसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर, जिसका नाम होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, उससे कम होती है, उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और उसके जो स्ट्रीम लाइन है वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। और लेयर ग्लाइड स्मूथली फ्लो होगा अगर वो किसी भी सरफेस से अगर गुजर रहा होगा तो। वेयर एज द टर्बुलेंट फ्लो जो इर्रेगुलर है, मतलब कर्व हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, आगे रेनॉल्ड्स नंबर में वो भी हम देखेंगे। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट नहीं होगी, एक दूसरे को काट भी सकते हैं वो यहाँ वहां से। स्विल करते हुए या गोल गोल घूमते हुए चलते उसको एडी बोलते हैं। एंड दिस इज पार्टिकल रैंडम मोशन करता है, उसी को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। यहाँ पे अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे थे। तो 1901 में आइंस्टाइन ने कैपिलरी वाला जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, उसके बारे में उन्होंने सोचा था, उन्होंने भी सोचा, लेकिन काम किसी दूसरों ने उसके ऊपर टेक्निकली किया, इन्होंने नहीं किया, इनको दूसरे भी काम होते होंगे तब। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी समझते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का कुछ एक ऐसा फॉर्मूला होता है, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने ये नंबर बोला था, क्रिटिकल वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू डायमीटर ऑफ दिस पाइप या दिस फ्लो अपॉन उसकी विस्कोसिटी, ठीक है। तो अगर वो नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ये जो नंबर है, अगर वो नंबर 1000 के अंदर हो तो वो जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। 2000 के आसपास इसके ऊपर हो, 2000 के ऊपर, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। 1000 और 2000 के बीच में अगर ये नंबर आएगा तो ना टर्बुलेंट ना स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये ट्रांजिएंट या अनस्टेडी फ्लो हम उसको कहते हैं, ठीक है। ये नंबर है जो हम कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके। विस्कोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, डायमीटर ऑफ द फ्लूइड, एंड दिस इज नथिंग बट अवर विस्कोसिटी, जो हम आगे 4th पार्ट में देखेंगे विस्कोसिटी डिटेल में। हाँ, आ ही गया विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी इतने जल्दी क्यों आया, थोड़ा बाकी है ना हमारा बर्नौलिस प्रिंसिपल एंड ऑल, ठीक है। हाँ, सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे हो गई वो, ये हमें ये वाले स्लाइड पे आना था, यस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम देखते हैं। स्टेडी फ्लो किसी पाइप के अंदर से जा रहा है, यहाँ पे पाइप का एरिया बड़ा है, यहाँ पे पाइप का एरिया छोटा है। तो जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन या जो अभी हम फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ रहे हैं, हमारा फ्लो कैसा होगा जो भी हम स्टडी करेंगे, स्टेडी होगा और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन हुआ और हम उसका फॉर्मूला हम निकालेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, जहां पे वाइडर सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पे बड़ा है वहां पे फ्लूइड स्लोली मूव होता है, और जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है फ्लूइड वहां पे फास्ट मूव होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, अगर इस फ्लूइड के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है तो हर एक सेक्शन में से इक्वल पानी, इक्वल मात्रा, इक्वल मास का पानी पर यूनिट टाइम फ्लो होना चाहिए। एरिया ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम होगी, तो उसका जो मास फ्लो रेट है, मास अपॉन टाइम, वो इसके बराबर होगा, क्योंकि छोटे एरिया में से ज्यादा पानी जाएगा, क्योंकि एरिया कम है तो फास्ट निकलेगा, तो उसकी क्वांटिटी और यहां से निकलने की क्वांटिटी तभी सेम हो पाएगी। ये उसके पीछे का लॉजिक है, उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास यहाँ से फ्लो हो रहा है उतना ही मास यहाँ से फ्लो हो रहा है। अगर ऐसा होना है तो पानी को यहाँ से थोड़ा तेजी से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया छोटा है। यहाँ से भी अगर पानी स्लो चलेगा तो यहाँ से ज्यादा पानी निकलेगा और यहाँ से कम निकलेगा, ऐसा इसका मतलब होगा। वैसा नहीं हो रहा है,
तो उसको हम कहते हैं मास फ्लक्स, मास अपॉन टाइम, ठीक है। वॉल्यूम फ्लक्स को कहते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। तो मास फ्लक्स इज मास अपॉन टाइम, वॉल्यूम फ्लक्स इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। और हमने बोला कि व्हाट इज दिस, जितना मास यहां से निकल रहा है उतना ही मास यहां से निकलेगा, दैट इज मास एंटरिंग इज इक्वल्स टू मास लिविंग। अभी इससे हमने एक इक्वेशन बनाया, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन उसका नाम है, जितना यहां से आएगा उतना यहां से निकलेगा, ठीक है। तो उसको अपन डिराइव करते हैं यहां से। सो मास एंटरिंग एट सेक्शन ए, मास एंटरिंग एट सेक्शन ए, ठीक है। तो हमने मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये रही उसकी डेंसिटी, इंटू वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम को हम ऐसा लिखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है एरिया, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। उसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है इंटू उसकी जितनी भी लेंथ एल है वो, ठीक है, ये उसका वॉल्यूम हो गया, बराबर, ओके, ठीक है। हमने इसके अंदर ना वेलोसिटी की टर्म इंट्रोड्यूस करनी है, स्पीड की टर्म। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं इस लेंथ को क्या लिख सकता हूं, मैं लेंथ को लिख सकता हूं स्पीड इंटू टाइम इज नथिंग बट दिस लेंथ, वही हमने यहां पे लिखा। तो हमने वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इज A1, और इस लेंथ को लिखा हमने वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। वो वहां का हमारा मिल गया, कितना मास यहां से एंटर कर रहा है उतना ही मास यहां से लीव कर रहा है। तो हम लिखेंगे फिर वहां से जो मास होगा रो A2 V2 इंटू डेल्टा टी। सिंस द मास इज कंजर्व, ये दोनों इक्वल होगा, फिर इसको और इसको इक्वल कर दिया, डेंसिटी को काट दिया, तो एक एक्सप्रेशन हमें मिला। इस एक्सप्रेशन को हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ठीक है। दैट इज नथिंग बट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। A इज एरिया, V इज स्पीड बोलेंगे उसकी, या वेलोसिटी भी बोलो, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है। तो जितना मास यहां से एंटर कर रहा है उतना मास यहां से निकल रहा है, मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी का जो रेशो है वो किसी भी सेक्शन में कांस्टेंट होगा। इसी का मतलब है एरिया विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहां का एरिया कम होगा वहां की स्पीड ज्यादा होगी, जहां का एरिया कम होगा वहां की स्पीड ज्यादा होगी। सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो, एक पिस्टन है, एरिया इतना है, वहां की स्पीड इतनी है। दूसरा उसी का सेक्शन आउटलेट 40 mm का है, 40 mm, तो फिर बताइए कि वहां की वेलोसिटी कितनी होगी। तो लगा दो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, A2 को नीचे लेकर आओ, तुम्हारे यहां से V2 आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहा, बर्नौलीज ने ये कहा कि जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां का प्रेशर कम है, और जहां की स्पीड कम है वहां का प्रेशर ज्यादा है। कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। एरोप्लेन का ये विंग है, ठीक है, ये एरोप्लेन का इतना बड़ा विंग है, ठीक है। एरोप्लेन वहां से दौड़ के हुए आ रहा है, ठीक है। जब रनवे पे एरोप्लेन दौड़ता है तो उसके विंग के ऊपर से कुछ हवा जाएगी, कुछ विंग के नीचे से कुछ हवा जाएगी। तो पायलट क्या करता है, एरोप्लेन का जो विंग है उसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करता है ताकि नीचे हाई प्रेशर क्रिएट हो और ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो। अब नीचे हाई प्रेशर कब क्रिएट होगा, नीचे से उसकी जो हवा की स्पीड है वो कम होगी, और ऊपर से जाने वाली हवा की स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां का प्रेशर कैसा है, कम है। तो पायलट इस प्रकार से ब्लेड एडजस्ट करेगा ताकि नीचे से ज्यादा स्पीड से हवा जाए, नीचे से कम स्पीड से हवा जाए, और ऊपर से ज्यादा स्पीड से हवा जाए। उससे नीचे वाला जो रीजन है वो हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा, और ऊपर वाला लो प्रेशर रीजन बन जाएगा। और फिर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एक अपलिफ्ट फोर्स एरोप्लेन को मिलेगा, और एरोप्लेन फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। या तुम डिओड्रेंट यूज करते हो, डिओड्रेंट में जब हम दबाते हैं वो फुसफुस वाला, तो वहां से क्या होती है, हाई स्पीड एयर यहां से निकलती है, ठीक है। वो यहाँ पे तुम्हारा जो परफ्यूम है वहां पे यहां से जब बाहर निकलेगा तो इस रीजन में हाई वेलोसिटी के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर से किसी लिक्विड से एयर पास होगी तो वहां का प्रेशर कम हो जाएगा। तो फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लो प्रेशर, और वो स्प्रे करेगा बाहर, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा चौथा एग्जाम्पल इसका रेसिंग कार का क्या है, ये एरोडायनामिक जो डिजाइन है वो इस प्रकार से बनाया होता है ताकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो और यहाँ पे कम प्रेशर क्रिएट हो, ताकि गाड़ी के ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स मिले।
नहीं तो गाड़ी ज्यादा बाउंस करेगी या पलटी मारेगी। नीचे ड्रैग फोर्स मिलेगा तो हाई स्पीड से चल पाते। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू ट्रैवल इन सेडान। सेडान रोड को चिपक के चलते हम ऐसा कहते हैं ना, तो क्यों? वो बर्नौलिस का प्रिंसिपल है। एरोडायनेमिक डिजाइन सेडान कार का अच्छा होता है, ऊपर से ज्यादा हवा जाती है, नीचे से कम जाती है, डाउनवर्ड ड्रैग फोर्स उसको ज्यादा मिलता है। तो ऊपर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना है तो कम हवा जानी चाहिए ऊपर से, और नीचे से ज्यादा हवा जानी चाहिए। तो अगर एयर की स्पीड ऊपर कम होगी तो वहां पे ज्यादा प्रेशर बनेगा, और नीचे अगर एयर की स्पीड ज्यादा होगी तो नीचे कम प्रेशर बनेगा। एंड हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ डाउनवर्ड ड्रैग फोर्स हमें मिलेगा। ठीक, चलो यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से हवा जाती है तो घर के छत उड़ जाते, हमने देखा पत्रे उड़ून जाता। इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर घर के अंदर हम रहते तो नॉर्मल हवा है। बाहर से ज्यादा स्पीड से अगर हवा चले तो यहाँ पे कम, ज्यादा स्पीड से अगर एयर ट्रेवल करे, स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? सॉरी, स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अंदर तो जीरो स्पीड है, तो ज्यादा स्पीड है मतलब प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक का ज्यादा हो गया, बाहर का कम हो गया, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा इस पत्रे के ऊपर और वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे स्पीड ज्यादा वहां पे प्रेशर कम है, ये बर्नौलिस ने बोला। वेंचुरीमीटर का भी वैसा ही कुछ होता है, वो आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है तो बर्नौलिस का इक्वेशन हम अभी डिराइव करते हैं कि बर्नौलिस ने एक इक्वेशन दिया, कोई एक लिक्विड पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा था, यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, और यहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाइन खींची, वहां से उसकी हाइट है H1, उस पाइप की हाइट कितनी है? H1, और ऊपर नॉन यूनिफॉर्म शेप का हमने पाइप लिया, यहाँ पे उसकी हाइट H2 है, यहाँ का जो निकलने वाला एरिया A2, P2, प्रेशर, वेलोसिटी V2 एंड हाइट H2 है। ठीक है, सो जितना भी वर्क डन यहाँ पे हमने किया इस लिक्विड को यहाँ से यहाँ धकेलने में, वो हमने कैलकुलेट किया। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फोर्स को लिखा प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हमने लिखा प्रेशर इंटू एरिया, दिस इज प्रेशर इंटू एरिया इंटू दैट डिस्प्लेसमेंट इज D1। ठीक है, और दूसरे जगह पे नेट वर्क डन कितना किया हमने? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज नॉट नथिंग बट टोटल वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ का वर्क डन किया हमने, यहाँ का लिख लेते हैं P1 A1 D1 माइनस यहाँ का P2 A2 D2। ठीक है, यहाँ से हम पाइप का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह कांस्टेंट माने, एरिया इनटू दैट डिस्टेंस D इज नथिंग बट वॉल्यूम, दैट इज DV हम लिख सकते हैं इसको, वो कॉमन ले लिया। दिस इज P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस, एंड हमें पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ रो dV इंटू V2 माइनस V1 स्क्वायर, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट रो dVg H2 माइनस H1। तो बेसिकली हमने मास को सब्सिट्यूट किया है, काइनेटिक एनर्जी में हम हाफ mv स्क्वायर, m को हमने लिखा रो इंटू डेल्टा V, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सेम चीज यहाँ पे मास को हमने लिखा डेंसिटी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन था। दिस इज द वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। रीअरेंज करते हैं, dV को कैंसिल कर देंगे हम, सो ये हमारा हो गया P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू दिस नंबर। और हमने देखा कि यहाँ पे रो GH इज नथिंग बट द प्रेशर, वो वाली टर्म हमने यहाँ से काट दी, तो ये हमारा हो गया P2 और वो कैंसिल हो गया, एक यहाँ पे P बचा, तो P प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH ये वाला। ठीक है, इसको डेल्टा P भी लिख सकते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान ले ये वाला, तो वैक्यूम या मान ले तो जीरो लिख सकते हैं अपन, तो दैट इज P रो V स्क्वायर प्लस रो GH, उसका जो एडिशन है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। इस P को बोलेंगे अपन प्रेशर हेड, दिस इज वेलोसिटी हेड, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। तो टोटल बर्नौलिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं हम। अभी अब थोड़ा
सीक्वेंस में पीछे जाना पड़ेगा, आगे नहीं, हमें सीक्वेंस में कहा जाना है, पीछे जाना है। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस इज नथिंग बट विस्कोसिटी। कहा गया विस्कोसिटी? ये यहाँ रहा, दिस वन, विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज अ फ्लूइड फ्रिक्शन। जब किसी पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर जो फ्रिक्शन लगाएगा, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब फ्लूइड खुद के अंदर भी फ्रिक्शन लगाएगा और जिसके ऊपर से फ्लो हो रहा है उस सरफेस के ऊपर भी फ्रिक्शन लगाएगा। तो फ्लूइड का फ्रिक्शन इज नथिंग बट विस्कोसिटी। वाटर की मान लो तो कम होती है, शहद की मान लो तो विस्कोसिटी गाढ़ा स्टिकी होता है, तो हनी क्या हैज अ हाई विस्कोसिटी, वाटर हैज अ लो विस्कोसिटी। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि कोई नॉन विस्कस मतलब आइडल फ्लूइड है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, है ना। और जो विस्कस फ्लूइड है तो नीचे और ऊपर फ्रिक्शन होने के कारण ऊपर और नीचे वाले लेयर की जो स्पीड वो कम होगी और मिडल वाले लेयर की स्पीड ज्यादा होगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई इसकी स्पीड फ्लूइड की, विस्कस फ्लूइड की। ठीक है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस टुवर्ड्स द वॉल। ठीक है, अब इसके रिलेटेड ना हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको dv बाई dx से हम दिखाते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस, ये v प्लस डेल्टा v और ये हमारा dx, उसके बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा dv प्लस v माइनस v अपॉन dx, तो v कट हो गया। तो ये जो dv बाई dx है ना, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, दैट इज dv अपॉन dx। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब ये न्यूटन ने बोला, न्यूटन ने देखा कि ये जो विस्कस फोर्स लिक्विड एक दूसरे के ऊपर और किसी के ऊपर से जो फ्लो होता है उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगाता है वो उसके एरिया के ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट कंप्लीट एरिया, नॉट द क्रॉस सेक्शन एरिया, द सरफेस एरिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसका नाम है। सो विस्कस फोर्स इज नथिंग बट ईटा a इंटू dv अपॉन dx। ठीक है, अब ये जो ईटा है इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और उसका यूनिट क्या होगा, तो ये होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू ये मीटर पर सेकेंड इंटू ये मीटर, तो मीटर मीटर गया यहाँ से, तो ये आ जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इन, ये सेकेंड ऊपर आ जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल, तो पास्कल इंटू सेकेंड भी उसका यूनिट है। दूसरा सीजीएस यूनिट है उसका पॉइस, एंड देयर इज वन रिलेशन बिटवीन वन पॉइस इज नथिंग बट 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो याद रखोगे ये चीज। ठीक है, सो हियर ए इज नथिंग बट द एरिया ऑफ लेयर, नॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है पाइप का ये, तो पाइप के अंदर कितने लेयर का फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका पूरे का एरिया है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है ना, एक लेयर की स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, उसकी और भी कम है जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तब। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर ये फ्लो होंगे, द फास्टर द मॉलिक्यूल फ्रॉम लेयर सी मूव्स टुवर्ड्स द लेयर बी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो फास्टर है वो यहाँ से यहाँ मूव होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव होंगे, तो अल्टीमेटली ये ऐसा पलटी मार मार के ये चलेगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के कारण ना कुछ एनर्जी इनकी डिसिपेट हो जाएगी और ये अल्टीमेटली एक जगह पे आके रुक जाएंगी। ठीक है, तो विस्कस फ्लूइड हैज अ फ्रिक्शन एंड लूजेस दिस काइनेटिक एनर्जी टू द हीट थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है अगर किसी ने पूछा, तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। ठीक है, तो उनका जो बॉन्डिंग है कोहेसिव फोर्स है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल का, वो वीक हो जाता है। लेकिन अगर गैस की बात करेंगे तो गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि गैस कोलाइड ज्यादा करते हैं, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो कोलिजन ज्यादा होगा और उसकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। अगर हम विस्कोसिटी का कंपैरिजन करें 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की है इतनी 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वेयर एज मशीन का जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी 0.113 है, मतलब ये होगी 1 × 10⁻1 पॉइंट ऐसा लिखेंगे उसके टर्म में, तो ये होगी 113 1 2 3 30 × 10⁻³ 1 2 3 113 × 10⁻³ तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है मशीन ऑयल की, ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पे 20 और 16 पे। ठीक है, यस।
स्टोक्स लॉ 1845 में स्टोक्स ने कुछ कहा, विस्कस फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर समझे कोई फ्लूइड है ना, एयर मान लो, बॉल नीचे गिर रहा है, तो क्या होगा, इस सरफेस के कांटेक्ट में जो फ्लूइड है वो इसके साथ कोलाइड करेगा, इनके कांटेक्ट होगा, उसके कारण कुछ फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ विस्कस फोर्स। तो जब लिक्विड नीचे, कोई ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ये एयर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके मोशन के अपवर्ड, वेलोसिटी अगर नीचे है तो विस्कस फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो स्टोक्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोई बॉल है नीचे जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर नीचे लगेगा वेट mg, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो गई, क्योंकि जब नेट फोर्स, बॉडी मोशन में और नेट फोर्स जब जीरो होगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर विस्कस फोर्स मॉलिक्यूल ने जो लगाया वो अपवर्ड होगा, वो इस mg को बैलेंस कर रहा होगा, उसके कारण ही ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो इन्होंने कहा कि जब कोई बॉडी किसी भी फ्लूइड के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है उसके mg के बराबर। तो उन्होंने फिर कैलकुलेट किया स्फीयरिकल बॉडी के लिए, तो विस्कस फोर्स आया 6 पाई ईटा आरवी, रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, विस्कोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड द कांस्टेंट नंबर, ओनली वैलिड फॉर स्फीयरिकल शेप, है ना। तो अपने पास एक स्टील बॉल है 0.3 mm का, इतनी वेलोसिटी है, ग्लिसरीन के अंदर इसको हमने डाल दिया, तो कितना विस्कस फोर्स उसके ऊपर लगेगा, यहाँ पे पुट करोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज अ कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी। जब ये विस्कस फोर्स और जितने भी लिक्विड के ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो अगर एक दूसरे को बैलेंस कर दे और उसके बाद बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो फॉलिंग स्टार्ट्स, वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगी, समझो पानी के अंदर हमने कोई स्फीयर डाल दिया, उसकी वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण पहले इंक्रीज होगी डाउनवर्ड फोर्स के कारण, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर ये जो लिक्विड है इस बाउंड्री के ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड देन देयर इज आल्सो वन मोर फोर्स, जब लिक्विड फोर्स लगाता है, एक फोर्स होता है जिसका नाम है बॉयंट फोर्स, लिक्विड लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है बॉयंट फोर्स। विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर कोई बॉल ऊपर, नीचे से ऊपर आए तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा, स्टिल बॉयंट फोर्स ऊपर ही लगेगा। बॉल नीचे जा रहा है, बॉयंट फोर्स स्टिल ऊपर, विस्कस फोर्स भी ऊपर। तो दो फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं, विस्कस फोर्स एंड बॉयंट फोर्स, एंड ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है। जब ये सभी फोर्सेस ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले हो जाए, तब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगा, तब बॉडी जिस वेलोसिटी से चलेगी, मोशन में अगर नेट फोर्स जीरो लगता है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, स्पीड ना बढ़ती है ना कम होती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, और उसका एक्सप्रेशन हम डिराइव कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है हमारा, mg, विस्कस फोर्स स्फीयर के लिए ये आया, और अपथ्रस्ट फोर्स वो होता है रो वी जी, ठीक है। तो अपन वॉल्यूम को बोल देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, जी इंटू रो, सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पे सभी चीजें, तो m आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी, 6 पाई ईटा आर भी हमारा विस्कस फोर्स, रो वी जी में रो यहाँ पे रहा, सिग्मा ले लिया क्योंकि हाँ ये फोर्स लिक्विड का है, वो बॉल की विस्कोसिटी वहाँ पे, डेंसिटी वहाँ पे ले ली हमने ये वाली, ठीक है। ये बॉल की डेंसिटी स्फीयर की, और ये वाली डेंसिटी सिग्मा से दिखा है ना, ये लिक्विड की डेंसिटी, अपनी फ्लूइड की डेंसिटी लिखा भी है, ठीक है। तो डेंसिटी को क्या लिखा अपन ने, मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बॉयंट फोर्स कितना लगता है, जितना स्फीयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, तो पूरा अंदर है, तो जो वॉल्यूम स्फीयर का है वही हमारा लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो कुछ कट विट किया और सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला ये वर्जन, ये याद रखेंगे अपन, ऊपर वाला भी ये याद रखो, 2r² g/9 ईटा एंड रो माइनस सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं इसको। दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है, इतने वेलोसिटी से ऑयल ड्रॉप एयर के अंदर से नीचे आ रहा है, उसकी डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, जी की वैल्यू दे दी, और इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर के टर्म में रीअरेंज करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया, ये तो कर लिया हमने कवर, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।